गुड इवनिंग मित्रा मैम। जय हिंद। गुड इवनिंग स्मिता मैम, शीतल सिंह मैम एंड अनुजा मैम। गुड इवनिंग एंड जय हिंद। गुड इवनिंग सर। शीतल मैम आ गए हैं, इवनिंग सर। कदम सर नहीं आए हैं, अतुल सर नहीं आए हैं, अयोध्या मैम नहीं आए हैं, अनिकेत सर नहीं आ रहे, अनुजा मैम नहीं आ चुके हैं। ओके, ऐसे मैम नहीं है, आशीष सर रहे हैं, बाबा सर रहे हैं, भानु प्रकाश सर रहे हैं, भूमिका मैम नहीं है, एडवांस करने में आपका राजी करने में तो रेफरेंस करने में कंपेयर निशार से अपने को जो कृतिका है बताइए दोस्तों, मैं पूरा लड़ना चुके हैं। गुड इवनिंग दीपा पवार मैम, एंजॉय हम गुड इवनिंग सर, जय कौन हिंद। सा रेफरेंस प्रॉपर्टी प्रेम राहुल सर दीपा लड़ना चुके हैं। रूबी मैम, सौगंध संगीत पर्वत पटेल मैम, कोई सोच क्या है शिवाली सत्यानंद प्रत्यानंद बना चुके हैं। भूमिका मैम गुड इवनिंग, एंजॉय हिम। गुड इवनिंग सर। फिर भी मैम नहीं आए हैं, धनेश्वर सर नहीं आए हैं, वानी मैम नहीं आए हैं, दिव्य सर गौरव सर प्लीज जॉइन द सेशन इफ पॉसिबल। वानी मैम गुड इवनिंग, एंजॉय हिम। विवेक सर प्लीज जॉइन द सेशन इफ पॉसिबल। चलिए। हम्म, तो हमने शायद कल हाँ डिविजनल एप्लीकेशन तक हमने रिवीजन किया था। आज हम डिविजनल एप्लीकेशन से आगे बढ़ के सेक्शन 17 एंड 18 को कवर करने वाले हैं। तो कौन कौन कॉन्फिडेंट है यहाँ पर कि जो ये कह सके कि हाँ मैं अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे सेक्शन 17 से या 18 से तो उनका आंसर दे सके। ऐसे कोई भी कॉन्फिडेंट पर्सन है तो कहिए, रेज योर हैंड। नो वन। हाँ, यस भूमिका मैम, अनम्यूट कीजिएगा भूमिका मैम। Yes sir. सेक्शन 17 किसके बारे में बात करता है? Sir, it talks about the post dating of a provisional application subject to provisions of हम्म, section 9, गुड। wherein the provisional can be post dated up to 6 months in case the complete spec has not been filed. ओके मैडम, तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि
क्या मैंने इनिशियली कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल किया है, कोई प्रोविजनल फाइल ही नहीं किया है, तो क्या वो पोस्ट डेट हो सकता है? भूमिका मैम। नॉट श्योर सर। वैसे तो अगर हाँ, कंप्लीट तक अगर फाइल किया जाए, मतलब इफ लॉजिकली। कंप्लीट तक नहीं, मैंने पहले ही कंप्लीट ही फाइल किया, आज ही के दिन मैंने पहली एप्लीकेशन फाइल की और कंप्लीट ही फाइल की है, मैंने प्रोविजनल फाइल ही नहीं की है। यस सर। अंडरस्टूड माय क्वेश्चन? यस सर, आई अंडरस्टूड दैट देयर इज नो प्रोविजनल, बस देयर सीधा ही इज नो कंप्लीट स्पेक फाइल प्रोविजनल, करिए। सीधा कंप्लीट फाइल किया है, तो क्या वो पोस्ट डेट हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है, दैट इज द आंसर। हम्म। हो सकता है, मगर डायरेक्ट कंप्लीट फाइल हुआ होना चाहिए। अगर प्रोविजनल के बाद आप कंप्लीट फाइल करते हो तो वहां पर प्रोविजनल पोस्ट डेट होगा, कंप्लीट नहीं। अंडरस्टूड? ओके सर। ओके, सेकंड क्वेश्चन, कि पोस्ट डेटिंग कब तक हो सकती है? पोस्ट डेटिंग कब तक हो सकती है, दैट इज द क्वेश्चन इज सर गोइंग। अप टू 6 months। ओके, अप टू 6 मंथ। लाइक बट इन केस। पोस्ट डेटिंग की रिक्वेस्ट कब तक फाइल की जा सकती है, कब तक हम वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं? 6 महीने तक होती है पोस्ट डेटिंग, ये मान लिया, बट उसकी रिक्वेस्ट, अगर मैं आपको 3 4 ऑप्शन दूं, पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, कि पोस्ट डेटिंग की रिक्वेस्ट कब तक हो सकती है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए है बिफोर ग्रांट, ऑप्शन बी बिफोर रिफ्यूजल, ऑप्शन सी बिफोर अबेंडन, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सर ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। समझ पाया आपने क्या कहना चाहता था? हाँ जी सर, या अंडरस्टूड। और तो अब ये पोस्ट डेटिंग की रिक्वेस्ट किस फॉर्म नंबर से फाइल की जाती है? पोस्ट डेटिंग की ऐसे ही बोल। रिक्वेस्ट कौन सर जी, याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है, कोई और आंसर देना चाहेगा? पोस्ट डेटिंग की रिक्वेस्ट कौन फॉर्म से फॉर्म नंबर नंबर में? 30, फॉर्म नंबर 3030। फॉर्म नंबर 30 कह रहा है। ओके, कोई कॉन्टेस्ट करना चाहेगा नेत्रा मैडम के स्टेटमेंट को? कोई कॉन्टेस्ट करना चाहेगा? सपोज आपको आंसर निकालना है, तो आप कहाँ पर जाएंगे? आईटी इंडिया की वेबसाइट पे किसी भी फॉर्म के रिलेटेड आंसर निकालना है या उसकी फीस के रिलेटेड आंसर निकालना है, तो उसमें रिसोर्सेज में रूल्स में व्यू रिसोर्सेज, और उसके अंदर नीचे फीस में जाएंगे आप। फीस को ओपन करेंगे, फीस का शेड्यूल ओपन हो गया, कंट्रोल एफ कीजिए, लिखिए पोस्ट डेटिंग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन एप्लीकेशन फॉर पोस्ट डेटिंग, और उसके लिए कोई फॉर्म नंबर नहीं लिखा है। तो जब कोई भी फॉर्म नंबर ना लिखा हो इन केस ऑफ पेटेंट, तो वो फॉर्म नंबर होता है 30। अब ये 30 फॉर्म नंबर है, उसके भी दो केसेस है, विथ फी और विदाउट फी। तो जब भी आप फॉर्म नंबर 30 यानी कुछ भी ना लिखा हुआ देखते, तो उसके बाद में देखिएगा, अगर कोई फीस मेंशन है तो उसे कहा जाएगा फॉर्म नंबर 30 विथ फीस। ओके, परफेक्ट। आज का क्वेश्चन कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था? अगर अटेम्प्ट किया था तो आपको ये आंसर आना चाहिए, क्योंकि आज के क्वेश्चन में ही फिजिकल फाइलिंग की चार्जेस के बारे में बात हुई थी। आज की लिंक्डइन के क्वेश्चन में फिजिकल फाइलिंग के बारे में बात हुई थी, ये समझ आना। नो सर, वो किसने अटेम्प्ट किया ये पूछ रहे थे ना, इसलिए रिजाइन किया हाँ था। ओके, आपने अटेम्प्ट किया था।
तो आपने but पहली ही is बार I में ये remember आइडेंटिफाई 2000 4000 मुझे याद था, बट आई डिडंट ये कि वो 800 हो सकता है, इसका ये मुझे नहीं समझ में आया। जी 800 पोस्ट रेटिंग का नेचुरल पर्सन का था, तो मल्टीनेशनल कंपनी के लिए 4,000 रुपये, और फिर 4,400 रुपये किनके लिए, जो फिजिकल फाइलिंग करते हैं उनके लिए। हाँ, ई फाइलिंग का। वहां पर फिजिकल फाइलिंग लिखा हुआ था कि जो असाइनमेंट ले रहे हैं, बाद में जो ले रहे हैं उन्होंने फिजिकल फाइलिंग की थी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, देखिएगा लिंक्डइन का क्वेश्चन। आज के दोनों क्वेश्चन में शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में आफ्टर दिस सेशन। चलिए, तो इतने क्वेश्चन हो गए, वापस हम अपना प्रेजेंटेशन पे आते हैं। तो पोस्ट रेटिंग के लिए हमने कहा फॉर्म नंबर 30, उसकी फीस है नेचुरल पर्सन के लिए 800 रुपये। टाइमलाइन है 6 मंथ की, एंड कब तक फाइल करना है, एनी टाइम बिफोर ग्रांट। रूल नंबर कौन सा एप्लीकेबल है, कोई रूल नंबर एप्लीकेबल है यहाँ पर? नॉट डायरेक्टली। ये जो 6 महीने की भी बात की गई है और बिफोर ग्रांट की भी बात की गई है, वो एक्ट में ही की गई है, रूल में नहीं। करेक्ट। अब इसका सिग्निफिकेंस कहाँ पर है कि आप इसे रूल नंबर 138 से कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते हैं, यानी यहाँ पर कोई कॉन्डोलेंस ऑफ डिले नहीं मिलेगा। दैट इज द मेन आंसर। ओके, क्योंकि ये टाइमलाइन एक्ट में मेंशन है, रूल में नहीं। चलिए, सेक्शन नंबर 18 बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है टू बी डिस्कस। एनीवन इंटरेस्टेड सेक्शन नंबर 18 के लिए? जो भी मैं क्वेश्चन करूं उनके आंसर दें उसके लिए। सेक्शन नंबर 18 से कोई इंटरेस्टेड? इतना भी बुरा सेक्शन नहीं है ये। ओके, I can कोई भी try, sir. पर्सन? यस यस, हु इज दैट पर्सन? नेत्रा मैम और अनुजा Anuja. मैम? अनुजा मैम, ओके। सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट Power of controller in cases of anticipation. perfect. Now my next question is 18 सब क्लोज 1, उसमें क्या पावर रखते हैं कंट्रोलर, क्या करेंगे अगर कोई पर्सन 18 सब क्लोज 1 में गुनहगार साबित होता है, प्रूफ होता है, तो कंट्रोलर क्या करेंगे उनके साथ? रिफ्यूज करेगा। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया मैडम। 18(1) में रिफ्यूजल है। हाँ मैडम, मगर कब करेंगे रिफ्यूजल? अब केस बताइए कि इन इफ एप्लीकेंट की पहले कौन सी स्पेसिफिकेशन देखनी है? 13(1)(a) एंड 13(2) के हिसाब से एंटिसिपेशन हो बहुत रहा बढ़िया है। मैडम, बहुत बढ़िया। ये भी आपने आंसर बहुत दिया, बढ़िया दिया। 13(1)(a) एंड 13(2). 13(2), बहुत प्रिसाइजली आपने आंसर दिया। बस अब है ना, कोई कॉमन पर्सन आपसे समझ सके वैसा एक एग्जाम्पल दीजिए कि एप्लीकेंट की कौन सी डेट देखनी है। पब्लिकेशन डेट। नहीं, फिर से नहीं मैं नहीं, पूछ रहा हूँ। एप्लीकेशन की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डेट। हाँ, एप्लीकेंट की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की डेट, और सामने कंपैरिजन किसके साथ करना है? पब्लिकेशन डेट। पब्लिकेशन डेट ऑफ एनी आर्टिकल, चाहे वो पेटेंट लिटरेचर हो या फिर नॉन पेटेंट लिटरेचर हो। मैंने दोनों को ऐड करके ही बोला है, 13(1)(a) प्लस 13(2). क्लियर है मैडम? और ये जो पब्लिकेशन की डेट है वो कैसी होनी चाहिए? एप्लीकेंट के कंप्लीट स्पेसिफिकेशन से पहले होनी चाहिए। हाँ, पब्लिकेशन Before. डेट ऑफ एनी आर्टिकल, चाहे वो पेटेंटेड लिटरेचर है या नॉन पेटेंटेड लिटरेचर है, अगर उनकी डेट, पब्लिकेशन की डेट
publication date of any article, whether it is patent literature or non-patent literature, if it is before applicant's complete specification date, then कौन सा सबसेक्शन एक्टिवेट हो जाता है? 18(1) और उसमें कंट्रोलर क्या डिसीजन देंगे? रिफ्यूजल। क्या डिसीजन देंगे? रिफ्यूजल। रिफ्यूजल। ओके, ये तो बात तय हो गई कि अगर पब्लिकेशन की डेट एप्लीकेशन से पहले है तो क्या रिफ्यूजल देंगे ही? आर यू श्योर अबाउट इट? No, unless we show that our priority date is before that relevant documents बहुत बढ़िया, पब्लिकेशन डेट के बहुत बढ़िया, ये पहले है। बहुत बढ़िया। यानी अभी भी एक कंडीशन है कि इतना प्रूव होने के बाद दूसरी कंडीशन है कि एप्लीकेंट को डिफेंड करना पड़ेगा विद इन हाउ मेनी मंथ्स? 2 months। 2 months एज पर विच रूल? 29। परफेक्ट। कि एप्लीकेंट की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की प्रायोरिटी डेट is either it's not later than publication date of literature। अगर ये समझ में ना आए तो आपको सेक्शन 18 का प्लेलिस्ट में से वीडियो देखना चाहिए, मगर मैं इतना श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि जिस एक्सप्लेनेशन के साथ अनुजा मैडम बात कर रहे हैं, अनुजा मैडम को ये चीज कंप्लीटली क्लियर है। अब अनुजा मैडम, आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन कि एप्लीकेंट्स की जो डिफेंड करने की डेट है, मान लीजिए उनकी प्रायोरिटी डेट, एप्लीकेंट की जो प्रायोरिटी डेट है वो डिफेंड कर लिए उन्होंने कि भाई मेरी प्रायोरिटी डेट पब्लिकेशन की डेट के साथ है या फिर उससे पहले है, तब भी क्या इंसर्ट होगा? रेफरेंस। यहाँ पर तो रिफ्यूजल नहीं आएगा, करेक्ट? यहाँ पर तो रिफ्यूजल नहीं आएगा, बट रेफरेंस ऐड हो सकता है। और रेफरेंस कब ऐड नहीं हो सकता ये बता दीजिए। If the priority date of his claim is not later than the priority date of the other specification। बहुत बढ़िया, दूसरे स्पेसिफिकेशन की प्रायोरिटी डेट के साथ कंपेयर करवा दीजिए और एप्लीकेंट की प्रायोरिटी डेट आगे है तो रेफरेंस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, पीछे है तो रेफरेंस लगाने की जरूरत है। और ये जो हमने क्लोज कहा रेफरेंस ऐड करने का, वो किस में है? 18 सब क्लोज 2 में। 3 में। अगर रिफ्यूजल नहीं हुआ 18(1) में और रेफरेंस ऐड करना है वो 18(3) में है। 18(1) का कनेक्शन 18(3) में है। अब 18(2) बता दीजिए कि 18(2) में क्या है तो फिर। सो हाँ, आई थिंक दैट वाज 18(2) था जिसमें हम लोग प्रायोरिटी डेट टू प्रायोरिटी डेट चेक करते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। जैसे आपने 18(1) हाँ 18(1) में कहा आपने कि एज पर सेक्शन 13(1)(a) एंड 13(2), तो अब एक बच गया बीच में 13(1)(b). हाँ 13(1)(b) क्या बात करता है? 13(1)(b) में रेफरेंस ऐड करते हैं ना। हाँ मगर है क्या 13(1)(b)? ओके ओके, जिसका पब्लिकेशन डेट इज आफ्टर द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइलिंग डेट। जिसका पब्लिकेशन डेट इज, अगर ये मेरा ये एप्लीकेंट का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइलिंग है, CS ऑफ एप्लीकेंट है, तो अब बताइए 13(1)(b) कैसे यहाँ पर एप्लीकेबल होगा? उसके क्या आफ्टर होगा तो 31(b) कहेंगे?
उसके बाद में पब्लिश हुआ होगा तो वो 13(1) भी होगा। बाद में पब्लिश होना एक कंडीशन है, और एक कंडीशन बाकी रहेगी उसका प्रायोरिटी कि डेट जो, पहले होगा। हाँ, जो दूसरा डॉक्यूमेंट, जो ब्लू कलर का डॉक्यूमेंट हमें एंटीसिपेट कर रहा है, वो एंटीसिपेट कर रहा है जो ब्लू कलर का डॉक्यूमेंट, उसका पब्लिकेशन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के बाद में है, पब्लिकेशन आफ्टर सीएस ऑफ एप्लीकेंट, बट उसकी जो फाइलिंग है वो कैसी है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन से पहले है। फाइलिंग कह सकते हैं या फिर प्रायोरिटी कह सकते हैं, जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन से पहले है। तब जाके सेक्शन नंबर 13(1)(b) एक्टिवेट होता है। और अगर ऐसा कोई केस एंटीसिपेट हो रहा है और एप्लीकेंट ये डिफेंड नहीं कर पा रहा है कि उसकी प्रायोरिटी डेट ये प्रायोरिटी डेट से पहले है, तब क्या होगा, रेफरेंस इंसर्ट होगा। याद रखिएगा ये बात को। यानी अगर अगर मैं यहाँ से इंडिकेट करूं तो एप्लीकेंट की प्रायोरिटी डेट अगर इस एरिया में है, तब उसे रेफरेंस ऐड करने की जरूरत है। अगर एप्लीकेंट की प्रायोरिटी डेट यहां पर है कहीं पर, अब मैं जो बता रहा हूं, तो रेफरेंस ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो रही है अनुजा मैम? यस यस। हाँ, आप जितनी बार भी सेक्शन 18 को पढ़ेंगे उतनी बार, मीन्स ये तो हमने बहुत ही ब्रीफली समराइज किया, बट आप जितनी बार भी सेक्शन 18 को पढ़ेंगे, अभी काफी लोग होंगे जो आज पहली बार सेक्शन 18 के बारे में सुन रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेक्शन 18 का जो प्लेलिस्ट का वीडियो है उसे एक बार देख लीजिए, एक बार बस। एट द एंड ऑफ दैट एक्सप्लेनेशन आप अपनी तरफ से इस तरीके का एक डायग्राम बना लीजिएगा, और वो डायग्राम जैसे ही आप मुझे सेंड करेंगे, 18(1) के लिए सर ये डायग्राम, 18(2) के लिए ये डायग्राम, और 18(3) के लिए ये डायग्राम, ये 18(2) का डायग्राम है। इस डायग्राम से आपको 18(2) क्लियर होगा। वैसे आप 3 डायग्राम बना के मुझे भेज दीजिएगा। दैट इज योर असाइनमेंट फॉर टुमारो। ओके, तो क्लियर करते हैं। यहाँ पर एंटीसिपेशन की बात है। टाइमलाइन कितनी है यहाँ पर? 2 मंथ्स की। जब भी डिफेंड करने की बात आएगी तो टाइमलाइन 2 मंथ्स की मिलेगी, एज पर रूल नंबर, विच रूल नंबर? 29। बस तो इतनी बात थी। सेक्शन 18 हो गया। अभी भी 7 मिनट्स है हमारे पास रिवीजन करने के लिए। सेक्शन 19 की बात करते हैं। तो सेक्शन 19 में क्या लिखा हुआ अनुजाना? Power of controller in case of potential infringement. पावर ऑफ कंट्रोलर इन केस ऑफ पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट। जी हाँ, तो पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है मैडम? We cannot use our invention without intervening other invention. अदर्स ग्रांटेड इन्वेंशन। ये ध्यान में रखिएगा कि दूसरा जो इन्वेंशन है वो ऑलरेडी ग्रांट हो चुका है। ओके, अगर ऐसी बात है तो कंट्रोलर क्या कहेंगे हमें? या तो उस पेटेंट को क्या करो, रिवोक उसका करो, वैलिडिटी इनवैलिडेट करो, या फिर अपने एप्लीकेशन में क्या लगा दो, अमेंड कर दो, रेफरेंस लगा दो, रेफरेंस लगा दो, या फिर अमेंड कर दो। बस यही बात थी। ओके, सेक्शन 20 भी तब आप कही दीजिए। 20 में क्या था? powers of controller to make orders regarding substitution of applicants.
बहुत बढ़िया। सब्स्टिट्यूशन में कौन सा फॉर्म लगता है सब्स्टिट्यूट करने के लिए? फॉर्म 6। फॉर्म 6 की फीस कितनी है? वो नहीं पता सर। 800 रुपया। आज के क्वेश्चन में पोस्ट डेटिंग की फीस नहीं थी, सब्स्टिट्यूशन की फीस थी। ओके, चलिए। टाइमलाइन क्या है? सब्स्टिट्यूशन कब तक हो सकता है एज पर सेक्शन 20? एनी टाइम बिफोर ग्रांट। ग्रांट। जब तक एप्लीकेशन है तभी तक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। एप्लीकेशन के बाद सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, असाइनमेंट होता है। यहाँ पर भी असाइनमेंट की बात होती है, मगर वो बिफोर ग्रांट है। ओके, ग्रांट से पहले जब एप्लीकेशन किसी को बेच रहे हो तब। रूल कौन से एप्लीकेबल है यहाँ पर? 34। 35 एंड 36। 6। अगर एक से ज्यादा एप्लीकेंट है तो दूसरे एप्लीकेंट का क्या लेना पड़ेगा? कंसेंट। ओके। अगर एग्रीमेंट या असाइनमेंट है तो क्या उसके अंदर एप्लीकेशन का नंबर मेंशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर एप्लीकेशन का नंबर मेंशन नहीं है तो इन्वेंशन किस तरीके का है वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या नेचर ऑफ इन्वेंशन? इन्वेंशन। अगर एप्लीकेशन में सॉरी एग्रीमेंट में एप्लीकेशन नंबर मेंशन नहीं है तो इन्वेंशन किसके बारे में है वो डिटेल होनी चाहिए। या फिर तीसरा क्लोज है, कोर्ट का कोई ऑर्डर होना चाहिए, तभी जाके आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, इन केस ऑफ बिजनेस पर्सन सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। डेथ सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट। दिखाएंगे, हाँ। फॉर्म नंबर 6 फाइल करेंगे एंड डेथ सर्टिफिकेट साथ में सबमिट करेंगे, प्लस विल सबमिट करेंगे जिसमें उनका नाम हो कि उनकी प्रॉपर्टी, जो डेथ पर्सन है उनकी प्रॉपर्टी लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो फाइल कर रहे हैं उनके नाम पे दी जाए। साथ में विल के साथ में और क्या चीज होगी? देखिए, पहले तो होगा विल, डेथ सर्टिफिकेट। और भी एक चीज साथ में हो सकती है कि जो पर्सन, दूसरा पर्सन है, रिमेनिंग पर्सन, सपोज 2 पर्सन थे एप्लीकेशन में और उसमें से एक की डेथ हो गई तो दूसरा पर्सन, पर्सन बी प्लस पर्सन ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव दोनों साथ में मिलकर एप्लीकेशन करेंगे और उसमें कंसेंट लगेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव का। कंसेंट किसका लगेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव का। ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये भी बात हो गई। अब लास्ट एक क्लोज बचा है। लास्ट क्लोज है कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट बी क्या फाइल हो सकता है? फॉर्म नंबर 6। डिस्प्यूट में कितनी कॉपीज देनी होती है? डुप्लीकेट में। डुप्लीकेट। और वो कौन से रूल में मेंशन है? रूल नंबर 36 में। 36। हाँ, और ये जो डिस्प्यूट है उसके केस में भी कंट्रोलर चाहे तो सेकंड पर्सन है उसे ऐसा डिसीजन दे सकते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ फर्स्ट पर्सन आप एप्लीकेशन साइन कर सकते हैं। ये डिसीजन आ सकता है। ये जो क्रक्स है, आपको अगर रिवीजन करना भी है तो कैसे करेंगे? ये क्रक्स को पहले सुन के इसकी नोट्स बनाइए और फिर डिटेल्ड सेक्शन है, जैसे कि कल सेक्शन 20 चला था तो कल की रिकॉर्डिंग देख लीजिए। पहले इसके पॉइंट्स बनाइए जो मैं बोल रहा हूं उसका या जो मैडम बोल रहे हैं उसके, फिर उस क्रक्स के साथ आप वो क्रक्स को वेरीफाई करने के लिए कल की रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। चलिए, आज की ये सेशन की हम बात करें तो आज का सेशन है डेडिकेटेड टू सेक्शन नंबर 21। किसके लिए है? सेक्शन नंबर 21।
बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है एंड बहुत ही इफेक्टिव है। देखेंगे कैसे सिंप्लीफाई तरीके से। अब अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है तब भी मैं उनको जीरो से लेके हीरो बनाऊंगा, यानी सेक्शन 21 तो आपको समझ में आ ही जाएगा विदाउट एनी डाउट। बस बी मी, बेयर मी फॉर फ्यू टाइम। ये है सेक्शन नंबर 21 और हर टाइम की तरह हम इस टाइम भी क्या करेंगे, सब क्लोज वन को कॉपी कर लेंगे और उसे पेस्ट करेंगे। न्यू स्लाइड, ये हमने पेस्ट किया। 21 का टाइटल है टाइम फॉर पुटिंग एप्लीकेशन इन ऑर्डर फॉर ग्रांट। ग्रांट के लिए एप्लीकेशन को रखना। जनरली ये कब होता है, जनरली अगर इस सेक्शन को समझना है तो ग्रांट कब मिलती है, तो ग्रांट से पहले क्या होता है उसे समझना पड़ेगा। तो मैं सारे स्टेप्स लिखता हूं यहां पर। पहला स्टेप है फाइलिंग, दूसरा स्टेप है पब्लिकेशन, तीसरा स्टेप है एग्जामिनेशन, चौथा स्टेप है FER का यानी एग्जामिनेशन का रिप्लाई, पांचवा स्टेप है हियरिंग और हियरिंग के बाद मिलती है ग्रांट। फाइलिंग कौन करते हैं, तो करते हैं एप्लीकेंट। पब्लिकेशन एप्लीकेंट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और जनरली ये ऑटोमेटिक भी हो जाती है 18 महीने में। एग्जामिनेशन 31 मंथ में फॉर्म नंबर 18 फाइल करके एप्लीकेंट भी कर सकते हैं या पर्सन इंटरेस्टेड भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसका रिप्लाई भी किसको फाइल करना है, एप्लीकेंट को फाइल करना है। हियरिंग कौन देंगे, एप्लीकेंट अगर डिमांड करेंगे तो हियरिंग देंगे कंट्रोलर और उसके बाद में ग्रांट भी देंगे कंट्रोलर। तो जहां पर ए लिखा हुआ है वो टास्क एप्लीकेंट करेंगे। ओके, तो ग्रांट से पहले एप्लीकेंट का क्या टास्क है, चैट बॉक्स में आंसर लिखिए। ग्रांट से पहले एप्लीकेंट क्या करता है, चैट बॉक्स में लिखिए। ग्रांट से पहले एप्लीकेंट क्या करता है, चैट बॉक्स में लिखिए। रिप्लाई टू FER। आशीष सर, RFE यानी रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन होता है जिसे हम एग्जामिनेशन भी कहेंगे। एग्जामिनेशन है ना, कैसे रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, हाँ वो रिक्वेस्ट है एग्जामिनेशन कंडक्ट कीजिए। बट ग्रांट से पहले, एग्जैक्टली ग्रांट से पहले एप्लीकेंट FER का रिप्लाई करते हैं, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट का रिप्लाई करते हैं। तो डेफिनेटली टाइम फॉर पुटिंग एप्लीकेशन इन ऑर्डर फॉर ग्रांट वो FER के रिप्लाई के बाद ही आता है, करेक्ट। उसी के बाद एप्लीकेशन ग्रांट के लिए आगे प्रोसीड होती है। ओके, तो अब हम, मैंने ये कॉन्टेक्स्ट क्यों लिया, क्योंकि यही कॉन्टेक्स्ट से हमें आगे बढ़ना होगा। कैसे दिखाता, एन एप्लीकेशन फॉर अ पेटेंट shall be deemed to have been abandoned। देखिए वापस ये एक स्टेटमेंट आया, deemed to have been abandoned, इसे याद रखिएगा। क्या है, deemed to have been abandoned unless, यानी अबेंडेंड हो गई, एक एप्लीकेशन अबेंडेंड हो गई, ग्रांट नहीं मिली उसे। अनलेस, अगर ये कर दे तो वो अबेंडेंड नहीं होगी, अनलेस
विद इन सच पीरियड, वापस पीरियड आया, सच पीरियड कितना पीरियड वो हमें अभी जानना है, बात क्या हो रही है उसके बेसिस पे हम जानेंगे। विद इन सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड किया गया है पीरियड को भी, तो पीरियड को प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से जानेंगे। The applicant has complied with all the requirements imposed on him by or under this act। यानी एप्लीकेंट को कह रहे हैं कि एप्लीकेंट ने सारे रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर दिया है। अब ये कब होगा, सारी रिक्वायरमेंट्स कहां पर मेंशन है, ऑल द रिक्वायरमेंट्स, ये सारी रिक्वायरमेंट्स मेंशन्ड है FER में। ऑल दी रिक्वायरमेंट्स का मीनिंग है फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में, कि कंट्रोलर को जितना ग्रांट देने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स वो FER में दे देते हैं। और अगर एप्लीकेंट ने FER को सही तरीके से जस्टिफाई किया है, सारे रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड किया है, तो फिर क्या होता है, ग्रांट के लिए आगे बढ़ जाएगी एप्लीकेशन। वेदर इन कनेक्शन विद द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट किसकी हो सकती है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, यानी स्पेसिफिकेशन में कोई चीज में रिक्वायरमेंट हो, और otherwise in relation to the application from the date on which the first statement of objection to the application or complete specification or other document related thereto is forwarded to the applicant by the controller। दूसरा ये भी हो सकता है, सिर्फ FER की बात नहीं है, कंट्रोलर कुछ भेज भी सकते हैं, ऐसी बात लिखिए। यानी कंट्रोलर FER के अलावा भी कुछ आपसे और भी चीज मांग सकते हो, कुछ भी चीज हो सकती है। जैसे कि क्या, जैसे कि कंट्रोलर ने डिमांड कर दिया सेक्शन 8 से कि आप फॉर्म नंबर 3 फाइल करके दीजिए, फॉर्म नंबर 3 सेक्शन 8 रूल नंबर 12। वहां पर यह बात कही गई थी कि अगर कंट्रोलर चाहे तो कभी भी बिफोर ग्रांट ऑफ द पेटेंट आपसे ये मांग सकते हैं कि फॉरेन फाइलिंग में आपने यही एप्लीकेशन कहां कहां पर फाइल की थी, उसका FER से कुछ लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको कि क्या क्या चीजें मांग सकते हैं। तो अगर कंट्रोलर ने ऐसी भी कोई चीज मांग ली तो वो अदर डॉक्यूमेंट्स में आए, ये अदर डॉक्यूमेंट्स है, फॉर्म नंबर 3 है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की बात नहीं है, तो वो फॉर्म नंबर 3 आपको विद इन 2 मंथ्स सबमिट करना होगा अगर वैसी कोई रिक्वायरमेंट मांगी गई है। तो अगर कंट्रोलर ने कुछ भी डिमांड किया है सेपरेटली, उसे भी आप सेटिस्फाइड कर रहे हैं, और कंट्रोलर ने जो भी ऑब्जेक्शंस दिए हैं फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में, उसे ही कहा जाता है फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन में, उसे भी अगर आप सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो कंट्रोलर आपकी एप्लीकेशन को ग्रांट के लिए प्रोसीड कर देगा। अब फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन में कितने महीने में रिप्लाई देना होता है, तो FER का रिप्लाई फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन या फिर FER, अब से मैं इसको लिखूंगा FSO या FER, क्या हम लिखेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन या FER का रिप्लाई जो है वो रिप्लाई देना होता है 6 महीने में। कहां पर लिखा है, रूल नंबर 24B सब क्लोज 5, आई थिंक ये सब क्लोज पता नहीं है मुझे एग्जैक्टली, बट 5 या 6 ही है। रूल नंबर 24, यस 5 ही है सर, सब क्लॉज 5 है, तो रूल सब क्लोज 5 रूल नंबर 24B में ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट या फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन जब भी इश्यू होता है तो उसके 6 महीने में रिप्लाई जनरली करना होता है विदाउट एनी एक्सटेंशन, और अगर एक्सटेंशन चाहिए तो +3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल सकता है
तो एक्सटेंशन के लिए आपको रिक्वेस्ट ये 6 महीने खत्म होने से पहले करनी होती है। एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट 6 महीने खत्म होने से पहले करनी होती है और आपको 3 महीने का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। टोटल मिला के 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन या एफईआर का रिप्लाई करना होता है। अगर आपने ये स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट स्टेच्यूटरी टाइमलाइन के अंदर सारे कंप्लायंसेस क्लियर कर दिए, एफईआर में जो मांगा है वो सबमिट कर दिया, तो फिर कंट्रोलर एप्लीकेशन को ग्रांट की तरफ आगे बढ़ा देगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है तो थम्स अप दीजिए। बस इतनी सी बात लिखी है इस पैराग्राफ में। और दूसरी भी बात है कि अगर कंट्रोलर ने कुछ डिमांड किया है, कंट्रोलर डिमांड कर रहे हैं तो कर सकते हैं भाई, कंट्रोलर डिमांड कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए, तो उसके लिए जो भी सेपरेट टाइमलाइन हो अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए, अदर टाइमलाइन वो भी मेंशन करेंगे। जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल के तौर पे दी कि रूल नंबर 12 में लिखा हुआ है कि फॉरेन फाइलिंग का फॉर्म नंबर 3 कंट्रोलर कभी भी मांग सकते हैं बिफोर ग्रांट ऑफ द पेटेंट, तो वो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, करेक्ट? उसके लिए टाइमलाइन है 2 महीने। अगर कुछ मांगते हैं कंट्रोलर तो उसके लिए टाइमलाइन लिखी होगी कि भाई इतने दिनों में फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 10, फॉर्म नंबर 1 जो भी उनको चाहिए दूसरा, वो खुद मांगेंगे कि इतने दिनों में आप फाइल कर दीजिए वापस। ओके, तो जो कंट्रोलर डिमांड कर रहे हैं उसे भी सेटिस्फाइड करना है, ना ही सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन को। ये 2 बातें लिखी है इस फर्स्ट पैराग्राफ में, इतनी सी छोटी सी बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है नीचे, तो फिर क्या लिखा है वो देखते हैं। एक्सप्लेनेशन वेयर द एप्लीकेशन फॉर अ पेटेंट और एनी स्पेसिफिकेशन, और जब कोई एप्लीकेशन पेटेंट के लिए हो या फिर किसी भी स्पेसिफिकेशन की बात हो रही हो, या फिर इन द केस ऑफ कन्वेंशन एप्लीकेशन, कोई कन्वेंशन एप्लीकेशन है। जब भी ये वर्ड हम पढ़े ना पेटेंट एक्ट में, हम इसको ऐसे सोचेंगे कि कोई यूएसए से एप्लीकेशन इंडिया में फाइल कर रहा है, कोई बाहर से इंडिया में एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, और एन एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर दी पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, यानी पीसीटी के अंदर कोई इंडिया में आना चाहता है, क्योंकि इंडियन लॉ किस पे एप्लीकेबल है, जो इंडिया में आना चाहते हैं उनके लिए। तो यहां पर भी हम इसको ऐसे ही सोचेंगे कि ये दोनों की दोनों एप्लीकेशन कैसी है, जो बाहर से इंडिया में आना चाहती है। ये हमारी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। बस उल्टा कहीं ना सोच लें आप कि इंडिया से बाहर जा रही है, नहीं, बाहर से इंडिया में आ रही है। डेजिग्नेटिंग इंडिया लिखा है ना, डेजिग्नेटिंग इंडिया। Any document filed as a part of the application has been returned to the applicant by the controller. मान लीजिए किसी ने कोई स्पेसिफिकेशन फाइल की थी इंडिया में, या फिर कन्वेंशनल रूट से इंडिया में आए थे, या फिर पीसीटी रूट से आए थे, उनको कंट्रोलर ने कुछ डॉक्यूमेंट वापस भेजे हैं कि भाई ये जो आपने डॉक्यूमेंट फाइल किया है वो एज पर इंडियन नॉर्म्स नहीं है, एज पर इंडियन पेटेंट एक्ट नहीं है। तो filed as a part of the application has been returned to the applicant by the controller. कंट्रोलर ने वापस भेज दिए। रिटर्न्ड वर्ड पे ज्यादा एम्फोसाइज कीजिएगा। रिटर्न्ड बाय दी कंट्रोलर, कंट्रोलर ने वापस भेजे हैं कुछ डॉक्यूमेंट। इन द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग द एप्लीकेंट shall not be deemed to have complied with such requirement। अगर एप्लीकेंट जो डॉक्यूमेंट वापस भेजे हैं उसको रीफाइल नहीं करते हैं, यानी वापस वो डॉक्यूमेंट करेक्ट करके फाइल नहीं करते हैं, तो उस केस में कि अगर वो कंपाइल्ड नहीं करते हैं, कंप्लाइड नहीं करते हैं विद सच रिक्वायरमेंट्स, अनलेस एंड अनटिल ही हैज रीफाइल्ड इट और द एप्लीकेंट प्रूव्स to the satisfaction of the controller that for the reason beyond his control, ये चलो उनसे देरी हो गई मगर देरी का रीजन दे रहे हैं, ये किसके लिए, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट के लिए नहीं,
जो कंट्रोलर दूसरे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं ना, उसमें एप्लीकेंट ये बहाना दे सकता है, या ये बहाना तो नहीं होगा, सही रीजन दे सकता है कि द रीजन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, के भाई मेरे कंट्रोल में नहीं था कि मैं इस चीज को फाइल कर सकूं विद इन अ टाइम पीरियड। मान लीजिए कि कन्वेंशनल कंट्री का एक डॉक्यूमेंट मांगा है कि आपने जो जर्मनी में एप्लीकेशन फाइल की थी उसकी सर्टिफाइड कॉपी, यानी जर्मनी के कंट्रोलर से साइन की हुई कॉपी आप इंडिया में सबमिट करें विद इन 2 मंथ। अब जर्मनी में उन्होंने रिक्वेस्ट की, जर्मनी के कंट्रोलर ने 5 महीने लगा दिए। अब इसमें एप्लीकेंट की क्या गलती? वो तो कंट्रोलर की, जर्मनी के कंट्रोलर की जो टाइमलाइन है वो उसे फॉलो कर रहे थे। तो यहाँ पर एप्लीकेंट ये कह सकता है कि सर, आपने इंडियन कंट्रोलर को कहेगा कि आपने मांगा था, मैं मानता हूं आपने मांगा था 2 महीने में, मगर जो जर्मनी का कंट्रोलर है उनकी टाइमलाइन है 5 महीने में देने की, तो उसने मुझे 5 महीने दिए, 5 महीने के अंदर दिया, और जैसे ही मेरे पास आया मैंने फाइल कर दिया आपका डॉक्यूमेंट, मैंने रिप्लाई कर दिया था, रीफाइल कर दिया था। तो जो सिनारियोस थे वो मेरे फेवर में नहीं थे, एप्लीकेंट के फेवर में नहीं थे, द रीजंस बियॉन्ड एप्लीकेंट्स कंट्रोल। तब भी कंट्रोलर सच डॉक्यूमेंट कुड नॉट बी रीफाइल्ड, और रिफाइल्ड इसी वजह से नहीं हो पाया था। अगर ऐसा वो जस्टिफाई कर दे एप्लीकेंट, तब भी कंट्रोलर उसे मान सकते हैं। यानी कंट्रोलर जो डिमांड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट की, उसमें वो थोड़ा सा एप्लीकेंट को भी देखेंगे कि उनकी जो जो मैं मांग रहा हूं वो अगर उनके परव्यू में नहीं है, उनके परव्यू से बियॉन्ड है, बियॉन्ड हिज कंट्रोल है, तब भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सकता है। मगर कीप इन माइंड, ये एफईआर का रिप्लाई नहीं है, ये जो अदर डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि जर्मनी से कंट्रोलर की सिग्नेचर करके लाओ डॉक्यूमेंट, ये वो वाले डॉक्यूमेंट्स की बात है। क्या आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया? क्या आपको ये बात समझ में आई? तो थम्स अप दीजिए। बहुत ही सिंपल सी बात है वैसे, कोई इसमें नई बात नहीं है। बस आपको 2 केसेस अलग अलग देखने हैं, एफईआर का रिप्लाई एंड कंट्रोलर का डिमांड। बहुत ही बढ़िया, चलिए नेक्स्ट। तो फिर 18(2) में चलते हैं हम। अब 18(2) क्या कहना चाहता है? सॉरी, 18(2) नहीं, 21(2), नॉट 18(2), इट्स 21(2). 21(2) ये लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए इसको देखते हैं। इफ the expiration of the period as prescribed under subsection 1, एक्सपायरेशन पीरियड की बात है, जैसे कि एफईआर का रिप्लाई हमें फाइल करना था 6 महीने में, एक्सटेंशन के साथ 9 महीने में, तो उसी को हम समझ के चलते हैं कि एफईआर का रिप्लाई हम 9 महीने में नहीं कर पा रहे हैं। इफ एट द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सबसेक्शन 1 ए एन अपील टू द हाई कोर्ट इज पेंडिंग। देखिए बहुत बड़ी बात है, अपील टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अपील हो रही है। अब ये अपील क्या हो सकती है, कोई बता पाएगा? अभी एप्लीकेशन के फेज में है, अभी कोई रिवोकेशन सूट फाइल नहीं हो रहा है, अभी तो एप्लीकेशन है। तो हाई कोर्ट का दरवाजा किसके लिए खटखटाया जा सकता है? अभी के लिए, हाँ? क्या अभी तो एप्लीकेशन है, तब भी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। क्यों खटखटाया जा सकता है, कोई बता पाएगा? कंट्रोलर में कोई एडवर्स ऑर्डर दी रहेगी। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। और आपने ये कैसे कनेक्ट किया? सर रिफ्यूजल आता है ना कोई कोई कंडीशंस में, तो वो कंडीशन मैंने कनेक्ट किया कि वो अगर एडवर्स लगा तो उसमें अपील हो सकता है। बहुत बढ़िया। तो आपका दिमाग जैसे भी चला मगर सही डायरेक्शन में चला है नेत्रा मैन। कंट्रोलर ने कोई एडवर्स डिसीजन दिया, यानी कंट्रोलर ने कुछ रिफ्यूजल की बात कर दी एप्लीकेशन की,
और उस डिसीजन से, जो रिफ्यूजल की बात हो रही है, उस डिसीजन से, उस एडवर्स डिसीजन से 3 महीने के अंदर अंदर आप जा रहे हैं हाई कोर्ट में, आईपीडी में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवीजन एट हाई कोर्ट में, कि भाई ये कंट्रोलर ने जो डिसीजन दिया है वो डिसीजन गलत है। उसको आप कंटेस्ट कर रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं। और मीनवाइल देखिए, ऑर्डर तो दे दिया कंट्रोलर ने, मगर मीनवाइल एफईआर भी इश्यू हो चुका था, एफईआर का रिप्लाई भी 6 महीने में फाइल करना था। तो अब क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन पैरेलली चल रही है। क्या हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दाखिल भी है, उस पर डिसीजन भी आ रहा है, और साथ में एफईआर को फाइल करने का टाइम भी निकल रहा है, एफईआर के रिप्लाई को फाइल करने का टाइम भी निकल रहा है। अब ऐसी कंडीशन में an appeal to the high court is pending in respect of the application for the patent for the main invention। अब मेन इन्वेंशन की बात हो रही है। मेन इन्वेंशन पेटेंट ऑफ एडिशन के केस में देखिए, इन द केस ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर अ पेटेंट ऑफ एडिशन, मान लीजिए कि एक पेटेंट ऑफ एडिशन है, तो उसमें मेन इन्वेंशन क्या होगा, जो पहले फाइल हुआ है वो। तो अब ये जानना पड़ेगा कि पेटेंट ऑफ एडिशन क्या होता है। पेटेंट ऑफ एडिशन में आप ऐसा समझ लीजिए कि इनिशियली आपने एक पेटेंट फाइल की थी आज के दिन पे, और आपने उस पे छोटा सा इंप्रूवमेंट किया है, यानी उसी इन्वेंशन को आपने एनहांस किया है। तो उसी इन्वेंशन पे आप और क्या फाइल कर सकते हैं, पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल कर सकते हैं, जो दूसरी सेपरेट पेटेंट होगी, मगर उसका टेन्योर आज की फाइल की गई ही पेटेंट के साथ ही खत्म होगा। दूसरी पेटेंट होगी, पेटेंट दूसरी होगी, इंप्रूवमेंट के लिए होगी, मगर उसका टेन्योर आज की फाइल पेटेंट यानी मेन पेटेंट के साथ ही खत्म होगा। तो ये पेटेंट ऑफ एडिशन है। तो पेटेंट ऑफ एडिशन में 2 पेटेंट होते हैं, और वो 2 में से एक पेरेंट पेटेंट है, दूसरा पेटेंट ऑफ एडिशन है। तो पेरेंट पेटेंट को हम मानते हैं मेन पेटेंट। तो an appeal to the high court is pending in respect of either that application, either यानी मेन पेटेंट के लिए या फिर पेटेंट ऑफ एडिशन के लिए, दोनों में से किसी एक के लिए भी अगर हाई कोर्ट के अंदर डिसीजन पेंडिंग है, either that application or the application for the main invention, the time within which the requirement of the controller shall be compiled with cell on an application made by the applicant before the expiration of the period as prescribed under subsection 1 be extended। हाँ, यहां पर लिखा हुआ be extended until such date as high court may determine। फिर एफईआर के रिप्लाई के लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका केस, आपकी एप्लीकेशन का केस हाई कोर्ट में चल रहा है, या फिर आपकी एप्लीकेशन पेटेंट ऑफ एडिशन में है, तो या तो आपकी मेन एप्लीकेशन पे या पेटेंट ऑफ एडिशन पे हाई कोर्ट पे केस चल रहा है, दोनों में से कोई भी एप्लीकेशन पे चल रहा है, तो दोनों की दोनों एप्लीकेशन का एफईआर का रिप्लाई आप डिले कर सकते हो। कब तक? उसका डिसीजन फिर हाई कोर्ट देगा कि अब कब एफईआर का रिप्लाई फाइल करना है। क्या ये बात समझ में आई कि हाई कोर्ट कब इंटरवीन करेगा? और हाई कोर्ट के पास पूरी पावर है कि कोई भी चीज अगर पेंडिंग है तो उस पेंडिंग चीज में वो एक्सटेंशन दे सकते हैं। अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो रेज योर हैंड। यस भूमिका में। सर ये मुझे थोड़ा क्लियर नहीं था कि अगर फर्स्ट वो उन्होंने एफईआर दे दिया है, उसके बाद एप्लीकेंट के पास रिप्लाई करने का चांस होता है, और अगर रिप्लाई नहीं किया या फिर वो कंट्रोलर के सेटिस्फेक्शन से नहीं रिप्लाई हुआ, तो कंट्रोलर एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर सकता है और उसके बाद ही वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। ओके मैडम, तो आप नहीं, आप भी सही है आपकी अपनी जगह पर,
आपने ये सोचा है कि एफईआर के रिप्लाई में ही क्या हो सकता है, रिफ्यूजल हो सकता है। दैट इज ऑल्सो ट्रू कि एफईआर के रिप्लाई में रिफ्यूजल हो सकता है, ग्रांट को रिफ्यूज कर सकते हैं। बट मान लीजिए कि आपका टाइम एफईआर का, आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट इश्यू हो चुका है। ओके मैडम, अब क्या उसी टाइम पीरियड में क्या आपको सेक्शन 18(1) से रिफ्यूजल नहीं आ सकता है, एंटीसिपेशन वाला रिफ्यूजल? हाँ, राइट। आ सकता है ना। हम्म। उसी टाइम पे आपको सेक्शन 15 से कंट्रोलर को अगर कोई फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, उसके लिए भी रिफ्यूजल आ सकता है सेक्शन 15 से। अगर अमेंडमेंट अप टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ कंट्रोलर नहीं हुए तो जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उसके लिए। तो सर ये सब फिर एफईआर के उसके अंदर कवर नहीं होते कि अगर वो नहीं होते हैं, नहीं होता है देखिए होते तो है, मगर सभी की सेपरेट टाइमलाइन भी चलती है ना। 18(1) की टाइमलाइन है 2 मंथ्स में डिफेंड करना है, एफईआर की टाइमलाइन है 6 महीने में डिफेंड करना है। ओके। एफईआर फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट तो है ही, उसे 6 महीने में रिप्लाई करना होता है। बट अगर उसमें भी सेक्शन 18(1) का अगर रिफ्यूजल की बात आई तो वो रिफ्यूजल कितने महीने में हमें डिफेंड करना है, 2 महीने में, एज पर रूल नंबर 29। और अगर मान लीजिए, और एग्जांपल देता हूं, एफईआर से अगर हमने फॉरेन फाइलिंग कर ली थी तो एफईआर से कितने महीने में हमें फॉर्म नंबर 3 फाइल करना है, 3 महीने में, 3 मंथ्स में फॉर्म नंबर 3 फाइल करना है। अगर नहीं किया तो तब भी रिफ्यूजल आ सकता है, ये भी तो स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है। हाँ। तो एफईआर का डिसीजन की बात यहां पर नहीं हो रही है, उसके अलावा अगर कोई डिसीजन लिया गया है बाय द कंट्रोलर और आप मानते हैं कि वो गलत है, आपके पास प्रूफ है कि वो गलत है, तो आप कंट्रोलर के डिसीजन से 3 महीने में कहां पर जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और हाई कोर्ट को कह सकते हैं कि सर देखिए, पहली बात तो ये कि मेरी अभी एफईआर का रिप्लाई का टाइम भी चल रहा है और मैं हाई कोर्ट में धक्के खा रहा हूं, तो आप कुछ ऐसा कीजिए माय लॉर्ड कि आप कंट्रोलर जी को कहिए कि वो एफईआर की अभी जो डेडलाइन है उसे स्टॉप कर दे, वो घड़ी को टिकटॉक करना बंद कर दे। ये 9 महीने में मेरे से नहीं होगा, दोनों चीजें हैंडल नहीं होगी। या तो मैं कंट्रोलर के डिसीजन को जस्टिफाई कर पाऊंगा या फिर मैं एफईआर का रिप्लाई दे पाऊंगा। तो हाई कोर्ट क्या कहेगी, ओके आपका केस यहाँ पर पेंडिंग है, मगर हाँ उसमें भी ये बात है कि ये 6 महीने का पीरियड एक्टिव होना चाहिए। अगर ये एफईआर का पीरियड खत्म हो गया है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, नहीं हुआ है तभी। ठीक है सर, समझ गई। बिफोर द एक्सपायरेशन, ये लिखा हुआ है देखिएगा, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 3, इसको भी ध्यान से देखिए, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड एज प्रिस्क्राइब, ये भी बहुत बड़ा वर्ड है, यानी ये 6 महीने के अंदर अंदर ही दोनों चीजें पैरेलल होनी चाहिए। तब जाके आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट के पास से एक्स्ट्रा टाइम मांग सकते हैं और उस एक्स्ट्रा टाइम के अंदर आप एफईआर का रिप्लाई फाइल कर सकते हैं। फिर आपके लिए पेटेंट एक्ट की स्टेच्यूटरी टाइमलाइंस वर्क नहीं करेगी, ये सेक्शन नंबर 21(2) वर्क करेगा। अंडरस्टूड मैम? ओके सर। ओके, एनीवन एल्स हैविंग एनी डाउट? अगर आपके पास डाउट भी है ना तो आज हमारे पास टाइम है, मुझे लगता है कि आज हम एमसीक्यूज भी ले पाएंगे। आज हम 11-10 को ही शायद खत्म कर रहे हैं। चलिए मैं जल्दी से 21(3) लेता हूं और फिर एमसीक्यूज देता हूं आपको। एमसीक्यूज और ज्यादा क्लेरिफाई करेंगे आपको कि कैसे ये एक्ट काम कर रहा है। अभी आपके दिमाग में जो जा रहा है ना उसको जाने दीजिए कि अगर स्टेच्यूटरी लिमिट्स के साथ हाई कोर्ट में भी अगर अपील पेंडिंग है तो फिर हाई कोर्ट डिसीजन लेगा। ओके, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। 21(3)
यहां पर लिखा हुआ है इफ द टाइम विद इन विच अपील मेंशन्ड इन सबसेक्शन 2 मे बी इंस्टीट्यूटेड हैज नॉट एक्सपायर्ड। अपील करने का जो टाइम होता है वो जनरली कंट्रोलर के डिसीजन से 3 महीने में होता है और वो एक्सपायर नहीं हुआ है, यानी कंट्रोलर ने अभी अभी डिसीजन दिया है और एक्सपायर नहीं हुआ है वो टाइम अपील का। द कंट्रोलर मे एक्सटेंड द पीरियड एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सबसेक्शन 1। तो अब कौन एक्सटेंड कर रहा है? कंट्रोलर। ये भी बात ध्यान रखिए, अब कौन एक्सटेंड कर रहा है टाइमलाइन को? कंट्रोलर मे एक्सटेंड द पीरियड as prescribed under subsection 1 to such further period as may determine। तो अब कंट्रोलर थोड़े सी टाइम की मोहलत दे पा रहा है आगे बढ़ने के लिए। Provided that if an appeal has been filed during the said further period and the High Court has granted any extension of the time for complying with the requirement of the controller, then the requirement may be compiled with the time granted by the court। अब मान लीजिए कि उस पर्सन ने कोर्ट के अंदर केस फाइल कर दिया उसी टाइम में जो टाइम पीरियड था अपील करने का, और कोर्ट ने कोई अलग से टाइमलाइन दे दी, तो कोर्ट की टाइमलाइन मान्य रहेगी ओवर एंड अबोव द टाइमलाइन ऑफ द कंट्रोलर। क्या ये बात अभी समझ पा रहे हैं कि पहले तो कंट्रोलर अपनी डिसीजन को अपील करने के लिए किसी भी टाइमलाइन को 3 महीने तक वायोलेट कर सकता है, 3 महीने तक हटा सकता है। दूसरी बात, फिर कंट्रोलर ने जो 3 महीने दिए वो 3 महीने के अंदर अंदर आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, कंट्रोलर के डिसीजन के अगेंस्ट अपील कर सकते हो। और अगर आपने ऐसा किया और हाई कोर्ट ने कोई एक्सटेंशन दिया आपको, तो वो कंट्रोलर के एक्सटेंशन को भी ओवरकम कर देगा, ओवर रूल कर देगा, और फिर हाई कोर्ट का एक्सटेंशन मान्य रखा जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? यस और नो? सर पहले अभी कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं जी सर, नहीं, थर्ड सब क्लॉज नहीं समझे। ओके मैडम, तो अब मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि मैं आपको इसके एमसीक्यूज बता सकूं। ओके, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, नॉट 5 मिनट्स। उसका एमसीक्यूज मैंने कहाँ पर रखा है मैं देख लूँ बस इतना। दो मिनट दीजिए। चलिए अब एक एक करके क्लियर करते हैं मैडम। उसमें आपका 21(3) पहले क्लियर करते हैं ना, 21(3) चाहिए आपको। The controller grants additional time under section 21(3)। मान लीजिए कि कंट्रोलर ने एक डिसीजन लिया था, किनका क्वेश्चन था? सर ये मेरा। नेत्रा मैम, मान लीजिए कि कंट्रोलर ने एक डिसीजन लिया कि आपने जो रेफरेंस फाइल करना था बायोलॉजिकल मटेरियल का वो 3 महीने में फाइल नहीं किया है, और आपका कहना है कि सर जिस बेसिस पे आप रिफ्यूजल दे रहे हो बायोलॉजिकल मटेरियल के लिए वो कोई बायोलॉजिकल मटेरियल नया नहीं है,
मैंने जो एग्जिस्टिंग मटेरियल था उसी को यूज किया था, इस वजह से मुझे रेफरेंस डालने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्शन समझे आप? स्टोरी समझे मैडम? आप क्या कह रहे हैं और कंट्रोलर ने क्यों रिफ्यूजल दिया था? हाँ तो अब कंट्रोलर ने रिफ्यूजल दे दिया, तो आप कंट्रोलर क्या कर रहे हैं कि कंट्रोलर कह रहे हैं कि ओके देखिए आपकी जो बात है वो मुझे मत कहिए, मैंने तो अपना डिसीजन दे दिया, रिफ्यूजल दे दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, मेरे रिफ्यूजल के बाद 3 महीने तक आप कहां पर जा सकते हैं? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जा सकते हैं। ओके, द कंट्रोलर ग्रांट्स द एडिशनल टाइम अंडर सेक्शन 21(3). तो कंट्रोलर ने वो 3 महीने आपको दिए। वो तो ड्यूरिंग दैट, वो तो सर लीगली मतलब लीगल प्रोविजन है कि 3 महीने के अंदर मुझे जाना है हाई हाँ कोर्ट में। मैडम, हाँ मैडम, मगर वो जो रेफरेंस फाइल करने के जो 3 महीने थे वो तो निकल गए ना, जो स्टेच्यूटरी बाइंडिंग्स थी वो तो निकल गई ना मैडम। हाँ तो अभी कंट्रोलर ने और 3 महीने दिए कि सर भाई मतलब आप। ये डिस्क्रिशनरी हम्म, है, पार है कंट्रोलर का कि वो खुद से 3 महीने देगा? जी, जी अच्छा, मैडम, ये तो वो पावर थ्रू है ना इस। नोटिस या ईमेल के थ्रू वो आपको बताएगा कि दिस वाज द हाँ, प्रॉब्लम, आई एम रिफ्यूजिंग, और एल्स यू टेक 3 months टू रिप्लाई बैक टू अस, ऐसे कुछ, समथिंग नहीं, लाइक दिस। नॉट रिप्लाई बैक, आई एम ओके, गिविंग यू दैट एक्सटेंशन ऑफ 3 months टू अपील माई डिसीजन, ओके, अपील द डिसीजन। टू ओके, अपील माई डिसीजन इन द हाई कोर्ट। यही पर्पस के लिए देगा वो। मतलब इन द हाई 21 कोर्ट। इन द हाई कोर्ट 21(3) में आईपीडी में जाने के लिए ही वो एक्सटेंशन देगा। कंट्रोलर ही बोलेगा? कंट्रोलर ही बोलेगा, कंट्रोलर ही अच्छा, ग्रांट करेगा। ओके। तो सर ड्यूरिंग दैट मतलब एडिशनल, कंट्रोलर ने नहीं बोला तो नहीं जाने का। नहीं जा ही सकते हैं, मगर कंट्रोलर सामने अपनी सारी टाइमलाइंस को 3 महीने के लिए आपके लिए फ्रीज भी कर रहा है। कंट्रोलर ये बोल के क्या कर रहा है कि मैंने तो आपकी एप्लीकेशन पे रिफ्यूजल लिख दिया है, तो आपकी सारी टाइमलाइंस यहाँ पर स्ट्रेंथन हो गई। अब फ्रीज हो मान गई। लीजिए कि तब एफईआर को रिप्लाई भी करना था, तो वो तो हम्म, अब आप कैसे कर पाएंगे, रिफ्यूजल आ गया तो। हम्म, तो अब कंट्रोलर क्या कह रहे हैं कि ओके आज मैंने डिसीजन दिया है, आज से मैं 3 महीने के लिए क्या कर रहा हूं, इसे पहले फ्रीज कर रहा हूं। 3 महीने तक अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो आई विल अलाउड दैट, मैं अपनी तरफ से मैं अपनी बात मान लूंगा। ये एक थर्ड अंपायर की तरह है मैडम। आप क्रिकेट देखते हैं नेत्रा मैम? थोड़ा क्रिकेट में अंपायर ने आउट दे दिया तो बैट्समैन क्या कर सकता है, थर्ड अंपायर के पास जा सकता है, फिर थर्ड अंपायर चेक करता है पूरे सिनारियो को। तो यहाँ पर कंट्रोलर ने आउट दे दिया है एप्लीकेशन को कि भाई गलत है ये। अच्छा, अब थर्ड अंपायर कंट्रोलर हाई ने कोर्ट है? जी, थर्ड अंपायर हाई कोर्ट हो गया, आप हाई कोर्ट के पास थर्ड जाके अंपायर अपना हाई अपील कोर्ट करो। हो गया, ओके, थर्ड अंपायर हाई कोर्ट हो गया। अब हाई कोर्ट के पास आपको जाना है, कंट्रोलर के डिसीजन के बाद आप हाई कोर्ट में जा रहे हो। ड्यूरिंग दैट एडिशनल पीरियड, उस एडिशनल पीरियड में that applicant files an appeal and the high court grants longer extension। अब हाई कोर्ट के पास जा रहे हो, हाई कोर्ट आपकी बात सुन रहा है, बट हाई कोर्ट को भी डिसीजन देने में देरी लग रही है। हाई कोर्ट के पास थोड़ी ना आपका अकेले का केस है, और भी बहुत सारे केसेस हैं, और भी बहुत सारी डेडलाइंस है। तो हाई कोर्ट को कहीं ना कहीं आपके डिसीजन देने में देरी लग रही है, तो हाई कोर्ट आपको और एक्सटेंशन ग्रांट कर सकता है। अगर हाई कोर्ट ने आपको और एक्सटेंशन ग्रांट किया 3 महीने की जगह पर 6 महीने का, 10 महीने का, 12 महीने का, तो वो एक्सटेंशन कंट्रोलर के एक्सटेंशन को ओवर रूल कर लेगा। हाँ, मतलब हाई कोर्ट ग्रांट कर सकता है एक्सटेंशन टाइमलाइंस। जैसे एफईआर की 6 मंथ है प्लस 3 मंथ है, 9 मंथ के जगह पे 12 महीने दे दिए, ऐसे हो सकता 12, 15, 16 कुछ भी हो सकता है। है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये मगर अगर टाइमलाइन हाई एक्सटेंड कोर्ट कर ने, सकते हैं। हाँ हाई कोर्ट ने कुछ कह दिया तो फिर वो कंट्रोलर सुनने को की। मानना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये हाँ तो तो सर इस समझ तरह गई थी मैं। वो थर्ड का 2 पैरा है ना, तो फर्स्ट पैरा नहीं समझा था मुझे सर उसका। ये तो समझ गई थी कि हाई कोर्ट थर्ड का के एक ही पेरा है, डिसीजन प्रिवेल थर्ड का करेगा। एक ही पेरा है, थर्ड का 2 पेरा नहीं है, थर्ड का 2 पेरा है। थर्ड का 2 था सर, ऊपर एक लिखा था कुछ। तो अभी ये देखते टोटल हैं। यही बोल रहा है क्या वो? 2 पैरा मिला समझा नहीं। हाँ 2 पेरा है थर्ड में, ये रहा एक। इसमें क्या लिखा हुआ है कि सर वो दिख नहीं सबसेक्शन
हाँ जी, क्वेश्चन दिख रहा है सर। क्वेश्चन दिख रहा है, स्क्रीन देखा देता हूँ। अब मतलब दिख रहा है हाँ 21 दिख रहा है। थर्ड का 2 पैरा। हाँ अब ये कह रहा है कि कंट्रोलर एक्सटेंड कर सकता है अपनी टाइमलाइन को, ये पैरा नंबर 1 कह रहा है। हाँ, और जो डिसीजन देगा हाई कोर्ट वो प्रिवेल करेगा ओवर दी कंट्रोलर पैरा ऑर्डर। नंबर 2 कह रहा है। हाँ, पैरा नंबर 1 बोल रहा है कि कंट्रोलर एक एक्सटेंशन देगा जो 3 मंथ का है वो एक्सटेंशन। और अगर सेकेंड पैरा बोल रहा है कि अगर हाई कोर्ट ने कोई एक्सटेंशन दिया तो वो प्रिवेल करेगा कंट्रोलर के ऑर्डर के ऊपर। जी हाँ, अभी समझा सर। जी मैम। हाँ, तो वापस आते हैं यहाँ पर, तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट आउट ऑफ दिस 4? क्वेश्चन क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नहीं दिख दिखा रहा नहीं है। रहे। वापस नहीं दिख रहा है। नहीं सर। क्या? ये MCQ 10 नहीं दिख रहा है, क्या हो रहा है? नहीं दिख रहा है सर। अब हाँ, अभी मैडम, दिख। ओके। सर अब इतने डिस्कशन, ए ए इतने ए डिस्कशन के बाद आंसर नीचे लिखा हुआ है क्या? मुझे नहीं दिख रहा है ऐसे। हाँ ए इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट, द हाई कोर्ट्स एक्सटेंशन में गवर्न दी कंप्लायंस। चलिए क्विक, हम 10 MCQs हैं, इस 10 MCQs को करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो नॉलेज है फॉर सेक्शन 21 वो एनहांस होने वाला है। तो चलिए, पहला MCQ आपके सामने है, सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है, अ फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट FER इज इश्यूड टू एन एप्लीकेंट। एप्लीकेंट को FER इश्यू हुआ। द एप्लीकेंट फाइल्स अ डिटेल्ड रिप्लाई। एप्लीकेंट ने डिटेल्ड रिप्लाई फाइल किया विद इन अ प्रिस्क्राइब पीरियड, यानी वही 6 + 3 9 महीने के अंदर अंदर। बट सेवरल ऑब्जेक्शन रिमेन्स अनसॉल्व therein unsolved when the final permissible period expire। यानी 6 या 9 महीने में जो रिप्लाई दिया था उसमें थोड़े से ऑब्जेक्शंस अभी भी अनसोल्ड रहे। ऑब्जेक्शन रिमेन्स अनसोल्ड, अनरिजोल्व्ड, यानी अभी भी रिजोल्व नहीं हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ए, फाइलिंग ए FER रिस्पॉन्स अलोन इज अ सफिशिएंट कंप्लायंस। बस FER फाइल कर दो, दैट्स इनफ। B, the application is deemed abandoned if it is not put in order for grant within the prescribed period। अगर सारे कंप्लायंसेस क्लियर नहीं किए, सारे ऑब्जेक्शंस रिजोल्व नहीं किए, तो एप्लीकेशन अबेंडेंड हो सकती है। C, the controller must first issue a separate abandoned letter। abandoned order कंट्रोलर पहले निकालेगा। या D, applicant automatically receives additional time। एप्लीकेंट के पास एडिशनल टाइम आ जाएगा। व्हाट शुड बी द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बहुत बढ़िया, ये डायरेक्टली अबेंडेंट होगा। याद रखिएगा, अबेंडेंट एक ऐसा डिसीजन है जो ऑटोमेटिकली एम्फसाइज होता है, यानी ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। ऐसा नहीं है कि अबेंडेंट कंट्रोलर देगा। कंट्रोलर रिफ्यूजल दे सकते हैं, कंट्रोलर अबेंडेंट नहीं कर सकते हैं। कंट्रोलर नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक डिसीजन है। चाहे सेक्शन 9 की बात करें आप और चाहे सेक्शन 21 की बात करें आप, दोनों में अबेंडेंट हो रहा है। और अबेंडेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने एक टाइमलाइन तय की गई है, उस टाइमलाइन पे आपने क्या नहीं किया है? रिस्पॉन्स नहीं दिया है, रिप्लाई नहीं दिया है। तो आप, अगर मैं कहूं कि क्या अबेंडेंट को अपील किया जा सकता है इन हाई कोर्ट, यस और नो? क्या अबेंडेंट हो चुकी है कोई एप्लीकेशन, क्या उसे अपील किया जा सकता है हाई कोर्ट में, यस और नो? अगर आप समझ पाए हैं अबेंडेंट का क्रक्स, तो आप ये आंसर भी दे पाएंगे। क्या अबेंडेंट को अपील कर पाएंगे हम हाई कोर्ट में? वानी मैडम ने एंड अनुजा मैडम ने आंसर दिया है, बाकी सब लोग भी आंसर दीजिए। अबेंडन एक ऐसी एक्टिविटी है जो अपने आप होती है, उसमें कंट्रोलर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अबेंडेंड यानी कोई टाइमलाइन को अगर आपने सेटिस्फाइड नहीं किया
तो आपकी एप्लीकेशन पे बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक तरीके से वो डिसीजन आ जाता है। उसमें कंट्रोलर कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, एक्ट डिसीजन ले रहा है, रूल्स डिसीजन ले रहे हैं। और उसी की वजह से जो डिसीजन आते हैं उसे आप हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंट्रोलर के अपील नहीं है, कंट्रोलर के डिसीजन नहीं है, वो ऑटोमेटिक रेगुलेटरी से। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये 21(1) को डिफाइन करता था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एप्लीकेंट फाइल्स अमेंडेड क्लेम। एप्लीकेंट ने अब अमेंडेड क्लेम फाइल किए एंड ड्रॉइंग्स, साथ में ड्राइंग भी फाइल की। द कंट्रोलर रिटर्न्स द ड्राइंग फॉर करेक्शन एंड रीफाइलिंग। देखिए, एप्लीकेंट ने पहले एक बार फाइल किए थे क्लेम्स को और ड्राइंग को, मगर फिर भी कंट्रोलर ने वापस भेजे कि इसको रीफाइल करके दो। द एप्लीकेंट ओवरकम्स ऑल सब्सटेंटिव ऑब्जेक्शंस बट नेवर रिफाइल्स अ रिटर्न्ड ड्राइंग्स। बाकी सारे ऑब्जेक्शंस को ओवरकम कर दिया था एप्लीकेंट ने, बट वो ड्राइंग को रिटर्न नहीं कर पाए। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? यहां पर एफईआर के रिप्लाई की बात नहीं हो रही है, कंट्रोलर ने कुछ मांगा है, उसे रीफाइल करने की बात हो रही है। तो ए, कंप्लायंस इज कंप्लीट बिकॉज सब्सटेंटिव ऑब्जेक्शंस वेर ओवरकम। ये भाई जो मेजोरिटी ऑब्जेक्शंस थे वो ओवरकम हो गए, तो कंप्लायंस हो गया कंप्लीट। फिर ये रिफाइल करें या ना करें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये ए स्टेटमेंट है। बी स्टेटमेंट, compliance remains incomplete unless the returned drawing are refiled। अभी भी compliance बाकी है, रीफाइल तो करने ही पड़ेंगे ड्राइंग को। सी, returned document need not be refiled once filed originally। ये भाई एक बार जो फाइल कर दिए वो कर दिए, फिर दूसरी बार फाइल करने की जरूरत नहीं है, चाहे कंट्रोलर मांगे तब भी दूसरी बार फाइल करने की जरूरत नहीं है। डी, रीफाइलिंग इज रिक्वायर्ड ओनली आफ्टर ग्रांट। भाई रीफाइलिंग रिक्वायर्ड है बस ग्रांट के बाद ही। क्या सही आंसर होगा यहाँ पर? एक ही आंसर वानी मैडम ने दिया है। नहीं नहीं, बहुत सारे आंसर है। 1047, सॉरी सॉरी सॉरी, आ गए, बहुत सारे आंसर आ गए। बहुत बढ़िया। तो बी, भाई अभी भी कंप्लायंस बाकी ही रहेगा, इनकम्प्लीट ही रहेगा। कंट्रोलर ने जो डिसीजन दिया है उसे भी सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। कंट्रोलर ने कहा है अगर कि ड्राइंग को रीसबमिट करो तो रीसबमिट करना पड़ेगा। ये भी 21(1) में ही कहा गया है। ये 21(1) की दूसरी बात थी। पहली बात थी एफईआर के ऑब्जेक्शन को सेटिस्फाइड करो, दूसरी बात थी कंट्रोलर ने अगर कुछ डिमांड किया है तो उसे सेटिस्फाइड करो। करेक्ट? ड्राइंग तो रिटर्न करनी ही पड़ेगी ना, एज इट नहीं पड़ेगी। हाँ पार्ट ऑफ Compliance remains incomplete unless the return drawings are refiled। हाँ, बट ड्राइंग आर दी पार्ट ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, तो वो कंप्लायंस ही हाँ नहीं मैडम, एक बार तो फाइल किया था फिर भी, मगर वो ड्राइंग्स को नहीं रिटर्न चला किया है रहे ना हैं सर, कंट्रोलर। रिटर्न, हाँ रिटर्न किया था ना सर, तो हाँ, मतलब वो पार्ट नहीं हुआ ना, वो वापस। जी एक्सेप्ट किया था। जी। और यही, अगर अगर कंट्रोलर यहां से रिफ्यूजल देते हैं तो कौन से सेक्शन से रिफ्यूजल देंगे? अगर कंट्रोलर ने देखा कि भाई रिटर्न नहीं कर रहे, रिफाइल नहीं कर रहा है, तो अब कौन सा सेक्शन 10, सेक्शन आएगा? सेक्शन सेक्शन 10 10, नहीं, रिफ्यूजल, कंट्रोलर, पावर ऑफ कंट्रोलर टू 15, रिफ्यूज। और 15। हाँ, 15 से यहां से रिफ्यूजल होगा। गेटिंग मैम? ये भी चीज यस, समझिए, ये भी कोरिलेशन हो रहा है तो उसे भी समझिए। यस भूमिका मैम। तो मैं पूछना था कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सिचुएशन हुई कि क्लेम्स और ड्राइंग्स एज पर कंट्रोलर सेटिस्फेक्शन नहीं थे, और उन्होंने बोला कि ये दोनों अमेंड करके रीफाइल करो, तो ऐसे केस में अगर वो सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग और क्लेम दे दे, तब तो चलो नहीं होएगा, वो मानेगा नहीं कंट्रोलर। बट इन केस वो मान भी जाए, तो सिर्फ क्लेम्स और जो ड्राइंग्स है उसकी प्रायोरिटी चेंज होएगी ना। हम्म
जी बट इन केस वो रीफाइल हो गए फिर पूरे के पूरे एप्लीकेशन की प्रायोरिटी चेंज हो गई। नहीं, तो फिर ड्राइंग या ड्राइंग में लिखी हुई चीजों की प्रायोरिटी चेंज होगी। जितना ओके चेंज हुआ उसी की प्रायोरिटी चेंज होगी। जो ओरिजिनली था अगर आपने उसको प्रिजर्व किया तो उसकी प्रायोरिटी ओरिजिनली रहेगी। मान लीजिए आपने 10 पेज लिखे थे, 10 में से 3 पेज पुराने ही रहे, बाकी के 7 पेज नए आए, तो 3 पेज की प्रायोरिटी पुरानी है, 7 पेज की प्रायोरिटी नहीं है लेमन लैंग्वेज में। तो सर जो रीफाइलिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो एक फ्रेश एप्लीकेशन के बारे में बात हो रही है या फिर फ्रेश वहीं से? एप्लीकेशन नहीं है मैडम, कुछ भी हो सकता है, पूरी ठीक फ्रेश है, एप्लीकेशन भी कह सकते हैं कंट्रोलर। फिलहाल के लिए बात हो रही है सिर्फ ड्राइंग को सबमिट करने की। ठीक है सर, ठीक है। तो कंट्रोलर चाहे तो फ्रेश एप्लीकेशन की भी बात कर सकते हैं, इट्स अप टू हिम। नेक्स्ट ओके सर, अंडरस्टूड। जी, MCQ 3, अ डॉक्यूमेंट रिटर्न बाय द कंट्रोलर। कंट्रोलर ने एक डॉक्यूमेंट रिटर्न किया, कुड नॉट बी रीफाइल्ड। अब रीफाइल्ड नहीं हो पाया, कुड नॉट बी रीफाइल्ड, रीफाइल्ड नहीं हो पाया बाय द एप्लीकेंट because the applicant's records were destroyed in a natural disaster। नेचुरल डिजास्टर के अंदर एप्लीकेंट के रिकॉर्ड्स सारे डिस्ट्रॉय, तबाह हो चुके थे। तब एक सुनामी आई और सारे रिकॉर्ड्स चले गए उस नेचुरल डिजास्टर में। द एप्लीकेंट प्रोड्यूसेस कन्विंसिंग एविडेंस बिफोर द कंट्रोलर, कि भाई आपने कहा था रीफाइल करने के लिए, मगर सुनामी तभी आ गई और सुनामी के वजह से मैं नहीं दे पाया आपको रीफाइल करके डॉक्यूमेंट्स। तो अब विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? A, the act provides an exception if the applicant proves the inability was beyond his control। अगर एप्लीकेंट प्रूव कर दे, किस केस में? कि जो डॉक्यूमेंट रीफाइल करने थे उस केस में, कि भाई ये मेरे कंट्रोल में नहीं थी कंडीशन, तो थोड़ा सा मुझे रिलैक्सेशन दे दीजिए, अब कंडीशन नेचुरल यानी संभली है, अब मैं फाइल करता हूं, आपको रीफाइल करके देता हूं डॉक्यूमेंट्स। दूसरा, द एक्सेप्शन अप्लाइज टू एवरी मिस्ड एफईआर डेडलाइन। एफईआर की डेडलाइन के लिए भी एक्सेप्शन है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। थर्ड, द एप्लीकेंट ऑटोमेटिकली गेट्स अनलिमिटेड टाइम, कि एप्लीकेंट के पास अनलिमिटेड टाइम आ जाएगा अपने आप कुछ किए बगैर। डी, द कंट्रोलर हैज नो डिस्क्रिशन। कंट्रोलर के पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो एक्सटेंड कर सके टाइमलाइन को, वो कंट्रोल एप्लीकेंट की ये बात को सुन सके, ऐसा कोई पावर नहीं है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर आए। तो कितना क्लियरली हमें समझ में आ रहा है बिकॉज ऑफ द एमसीक्यू कि ये एग्जैक्ट सिचुएशन क्या हो सकती है। समझ में आ रहा है तो थम्स अप दीजिए कि कौन से ऐसी कंडीशन हो सकती है। वन मोर कंडीशन हैज बीन एडेड, नेचुरल डिजास्टर आ गया, कर्फ्यू लग गया, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है अब तो, जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एप्लीकेंट हो। अब 21(2) का सब क्लोज ए, 21(2) तो है ही, उसका सब क्लोज ए है। क्वेश्चन है, एन एडवर्स डिसीजन रिलेटिंग टू अ पेटेंट एप्लीकेशन इज चैलेंज्ड बिफोर द हाई कोर्ट। ये भाई कंट्रोलर ने एडवर्स डिसीजन ले लिया था पेटेंट एप्लीकेशन पे। देखिए ये है ना, हर बार आप इसको रेफ्यूजल की तरह मत मानिएगा। एडवर्स डिसीजन किसी भी तरीके से एडवर्स हो सकता है, कि कंट्रोलर ने कुछ अमेंड करने के लिए कहा, वो भी एक एडवर्स डिसीजन है। एडवर्स डिसीजन की कैटेगरी बहुत बड़ी है, इसका एक पार्ट है रिफ्यूज होना। रिफ्यूजल को भी एडवर्स डिसीजन कहते हैं, अमेंडमेंट को भी एडवर्स डिसीजन कहते हैं, कि भाई मैंने जो लिखा था उसको अमेंड क्यों करवाया, ये भी एक एडवर्स डिसीजन है। तो उस डिसीजन के सामने भी आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इन शॉर्ट, कंट्रोलर के द्वारा लिए गए किसी भी डिसीजन के सामने जो आपको फेवर में नहीं हो रहा है, उसके सामने आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जिसको ग्रांट मिल रही है, ग्रांट दिया तो फिर ऐसा थोड़ी ना जाएगा हाई कोर्ट में कि भाई मुझे ग्रांट क्यों मिली, ये कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो जब भी
एडवर्स यानी कोई गलत डिसीजन दिया हो एप्लीकेशन पे, तब हाई कोर्ट में एप्लीकेंट जा सकता है। तो एन एडवर्स डिसीजन रिलेटिंग टू पेटेंट एप्लीकेशन इज चैलेंज्ड बिफोर द हाई कोर्ट। एडवर्स डिसीजन को चैलेंज किया जा रहा है हाई कोर्ट में। The court proceedings remains pending while the period for putting the application in order for grant about to expire। अब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, मैंने कहा कि कोर्ट में बहुत सारे केसेस चलते हैं, तो कोर्ट की प्रोसीडिंग वो पेंडिंग रही, मगर उसी टाइम पे एफईआर के रिप्लाई करने का टाइम निकला जा रहा है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए, the pending court proceedings can never affect the compliance period। कि भाई कोर्ट जितना भी पेंडिंग करे बट उससे कंप्लायंस पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ सकता, एफईआर का रिप्लाई तो टाइमली देना ही पड़ेगा। बी, द एप्लीकेंट में सीक एक्सटेंशन बिफोर एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड। भाई एप्लीकेंट को थोड़ा सा मैच्योर होके जाना पड़ेगा कंट्रोलर के पास और कहना पड़ेगा कि सर देखो मेरी ये हियरिंग चल रही है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो। अब मैं अभी रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा एफईआर का, मगर वो एफईआर के रिप्लाई देने से पहले टाइम मांगना पड़ेगा। सी, द एप्लीकेंट इज ऑटोमेटिकली अबेंडेंड इमीडिएटली। अब एप्लीकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली अबेंडेंड हो जाएगी जैसे ही 6 महीने खत्म होंगे, वो ऑटोमेटिकली अबेंडेंड हो जाएगी इमीडिएटली। ओके, 6 महीने खत्म भी नहीं होंगे तो भी अबेंडेंड हो जाएगी क्योंकि हाई कोर्ट में केस चल रहा है। एंड डी, द कंट्रोलर मस्ट ग्रांट दी पेटेंट। कि भाई कंट्रोलर डर जाए हाई कोर्ट से और ग्रांट दे दे पेटेंट को। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सभी ने आंसर दिया तो है चैट बॉक्स में। स्मिता मैम, रीता मैम, भूमिका मैम, अलका मैम, अनुजा मैम दे रहे हैं आंसर, नेत्रा मैडम भी दे रहे हैं। तो इसमें सही आंसर है कि भाई एप्लीकेंट एक्सटेंशन मांग सकता है बिफोर द एक्सपायरी पीरियड। एक्सपायरी से पहले एक्सटेंशन मांग सकता है और उसे एक्सटेंशन मिलेगा भी, क्योंकि कोर्ट के अंदर उनकी जो प्रोसीडिंग्स है वो भी पेंडिंग है रिलेटेड टू द एप्लीकेशन। किसी को भी अगर कोई भी एमसीक्यू समझ में ना आ रहा हो, वैसे तो सिंपल से है, मगर ना आ रहा हो तो बताइएगा, इसका भी आंसर भी है कि एमसीक्यू 5 एमसीक्यूज हैं अभी, और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बस 10 मिनट लगेंगे ज्यादा। लिखा है यहाँ पर अ पेटेंट ऑफ एडिशन। अब 21(2)(b) की बात चल रही है। अ पेटेंट ऑफ एडिशन एप्लीकेशन इज पेंडिंग। पेटेंट ऑफ एडिशन की एप्लीकेशन पेंडिंग है। अ जुडिशियल चैलेंज कंसर्निंग द मेन इन्वेंशन एप्लीकेशन इज पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट। पेटेंट ऑफ एडिशन की एप्लीकेशन पेंडिंग है, यानी वो पेटेंट ऑफिस में पेंडिंग है, बट जो मेन इन्वेंशन है उसका, जो पहले वाला इन्वेंशन है, उसमें हियरिंग चल रही है हाई कोर्ट के अंदर। कुछ कंट्रोलर ने एडवर्स डिसीजन दिया होगा, उसके सामने हियरिंग चल रही है मेन पेटेंट की। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? द प्रोटेक्शन इज अनअवेलेबल बिकॉज ओनली द मेन इन्वेंशन इज अंडर चैलेंज। कि भाई मेन इन्वेंशन के लिए हाई कोर्ट में अपील चल रही है, तो फिर मेन इन्वेंशन की ही पेटेंट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। पेटेंट ऑफ एडिशन के लिए आपको जो टाइमलाइन दी गई है उसी टाइमलाइन में आपको वर्क करना पड़ेगा। दूसरा स्टेटमेंट, द प्रोटेक्शन मे बी अवेलेबल बिकॉज द अपील कंसर्न द मेन इन्वेंशन। चाहे मेन इन्वेंशन में आपकी प्रोसीडिंग चल रही हो या फिर पेटेंट ऑफ एडिशन में चल रही हो, दोनों में से अगर किसी एक में भी हाई कोर्ट में डिसीजन पेंडिंग है, तो दोनों की जो एफईआर का रिप्लाई है या जो भी चीज है वो टाइमलाइन को स्टॉप कर दिया जा सकता है। सी, द पेटेंट ऑफ एडिशन इज ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली फॉर दिस पर्पस। कि भाई पेटेंट ऑफ एडिशन को एक सेपरेट पेटेंट की तरह देखा जाएगा। या डी, द एप्लीकेशन मस्ट बी अबेंडेंड। एप्लीकेशन को अबेंडेंट कर दिया जाएगा। आंसर दीजिएगा चैट बॉक्स में। परफेक्ट, परफेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। चाहे पेटेंट ऑफ एडिशन हो या फिर मेन पेटेंट हो, दोनों में से किसी एक का अगर केस चल रहा है हाई कोर्ट में, तो फिर दोनों की जो एफईआर का रिप्लाई है या कोई भी स्टेच्यूटरी टाइमलाइन से जिसको सेटिस्फाइड करना है डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, उसे स्टॉप किया जा सकता है।
चाहे किसी एक पे भी डिसीजन चल रहा है, चाहे किसी एक पे भी हाई कोर्ट में अपील चल रही है, मगर दोनों को स्टॉप किया जा सकता है। नेक्स्ट, a judicial challenge concerning of patent of addition application itself is pending before the high court। अब पेटेंट ऑफ एडिशन में हाई कोर्ट पे मुकदमा चल रहा है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो उसमें दोनों की बात होगी। ओनली अपील्स रिलेटिंग टू दी मेन इन्वेंशन मैटर्स, ये भाई मेन इन्वेंशन की बात ही मैटर करती है, पेटेंट ऑफ एडिशन की बात मैटर नहीं करती है। प्रोटेक्शन इज अवेलेबल ओनली इफ बोथ एप्लीकेशन बिफोर द हाई कोर्ट। प्रोटेक्शन तभी एप्लीकेबल होगा जब दोनों की दोनों एप्लीकेशन हाई कोर्ट में होगी। तो प्रोटेक्शन में अवेलेबल बिकॉज द पेटेंट ऑफ एडिशन इटसेल्फ इज अंडर चैलेंज। ये भाई पेटेंट ऑफ एडिशन अंडर चैलेंज है तो मेन पेटेंट को भी रिलैक्सेशन मिलेगा। सी ये कहता है। एंड डी, द एप्लीकेशन इज ऑटोमेटिकली स्टैंड अबेंडेंड, या फिर एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली अबेंडेंड कर दिया जाएगा। क्या स्टेटमेंट सही है? आंसर दीजिएगा। अब किसी ने आंसर नहीं दिया, क्यों ऐसा? हेलो, जी जी जी, आया आया, आंसर आया। वानी मैडम समझ पा रहे हैं, अनुजा मैडम समझ रहे हैं, चलिए बाकी के लोग। बहुत बढ़िया, नेत्रा मैडम, अलका मैडम समझ पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। तो कहने का मतलब है कि चाहे पेटेंट ऑफ एडिशन पे केस चल रहा हो या मेन पेटेंट पे केस चल रहा हो, दोनों में से किसी एक पे चलना जरूरी है, तो दूसरे की टाइमलाइन भी आप स्टॉप करवा सकते हैं, यानी एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये MCQ 7 ये केस डिविजनल के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा ना? नहीं, ये केस डिविजनल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सर सेक्शन प्रीवियस नंबर कुछ 21 सर बोल लीजिए, सॉरी। 21 जी 21(2) को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ पेटेंट ऑफ एडिशन की बात है, डिविजनल की बात नहीं है। डिविजनल में दोनों इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन हो जाते हैं सर। पैटेंट ऑफ एडिशन जो इंटर रिलेटेड रहता है, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस अपना पेरेंट इन्वेंशन पे रहता है, इसलिए पैटेंट ऑफ आपकी एडिशन अगर आपकी बात सही है रीता मैडम, मगर इस पे फिर डिस्कशन जाएगा तो और लंबा जाएगा, तो नहीं नहीं इसलिए सर, मैं वो तो इसको उस कट समय कर रहा मैं हूँ अभी। इसलिए अपने डाउट्स जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, नहीं पूछती हूँ सर। इसका प्रीवियस क्वेश्चन मुझे दिखाइए ना, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मैं थोड़ा आउट ऑफ फोकस हो गई थी। इसमें बोला गया है कि पैटेंट ऑफ एडिशन में अगर is pending, a judicial challenge concerning the main invention application is pending before the high court। मतलब मेन इन्वेंशन से रिलेटेड जुडिशियल चैलेंज जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट में? बी इज द प्रोटेक्शन में बी अवेलेबल बिकॉज द अपील कंसर्न्स द मेन इन्वेंशन, पेटेंट ऑफ एडिशन रिटेल्स इंडिपेंडेंटली कोर्ट। नहीं, ये बी आंसर बताया ना आपने? ठीक है सर, ओके। मतलब दोनों में से किसी एक को भी अगर चैलेंज किया गया है हाई कोर्ट में, तो दोनों के लिए एक्सटेंशन लिया जा सकता है, कैन बी टेकन, ऐसे है ना? यस, ओके सर, थैंक यू। ये रहा मैडम। रिस्पेक्ट ऑफ आइदर दैट एप्लीकेशन, आइदर यानी दोनों में से कोई है, और द एप्लीकेशन फॉर द मेन इन्वेंशन। ओके सर। 7 भी हो गया ना? 7 नहीं हुआ। ओके, अ हाई कोर्ट प्रोसीडिंग इज पेंडिंग, हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अभी भी पेंडिंग है। द एप्लीकेंट सिक्स एक्सटेंशन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। एक्सटेंशन मांग रहे हैं एप्लीकेंट एक्सपायरी के बाद भी, जैसे कि 6 + 3 मंथ्स हो चुके हैं उसके बाद भी। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट?
द रिक्वेस्ट मस्ट बी मेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड। भाई हाँ मांग लो और एक्सटेंशन, मगर एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड यानी 6 महीने से पहले मांग लो या फिर एक्सटेंशन लेके 9 महीने से पहले मांग लो। द रिक्वेस्ट में बी मेड एनी टाइम आफ्टर अबेंडनमेंट, कि भाई अबेंडन हो उससे पहले कभी भी डिसीजन ले लो। टाइमिंग इज इररिलेवेंट, टाइमिंग इररिलेवेंट है, टाइमिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी भी एक्सटेंशन ले सकते हो। या ऑप्शन बी है, द हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स ऑटोमेटिकली रिवाइव्स द एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन हाई कोर्ट में है तो कुछ रिक्वेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कि अगर हाई कोर्ट में कोई डिसीजन चल रहा है तब भी आपको रिक्वेस्ट कब करनी पड़ेगी कंट्रोलर के सामने कि भाई थोड़ा सा टाइम और दे दो। ए, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। बहुत बढ़िया। चलिए, who determine the extended date? A valid request under section 21(2) is made while the high court proceedings remains pending. अब कौन डिटरमाइन करेगा एक्सटेंडेड डेट फॉर कंप्लायंस की कब तक कंप्लायंस को सेटिस्फाइड करना है? वो कौन देगा? एप्लीकेंट खुद अपने आप को देगा कि मैं इतने दिनों में कर सकता हूं? पेटेंट एजेंट देगा कि भाई हमें पता चल रहा है कि आप कितने दिनों में दे सकते हैं? हाई कोर्ट देगी कि भाई अभी केस चल रहा है हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट के जो देखते हुए देगी कि भाई कितने केसेस हमारे पेंडिंग है और कब इनका हम बात सुनेंगे और कब इनको रिप्लाई देना है? या फिर एग्जामिनर देगा? कौन देगा? इसको और कंफ्यूजन बनाना था ना तो कंट्रोलर लिख देना था एग्जामिनर की जगह पर, तो मजा आ जाता। यहाँ पर मैं निकाल के लिख देता हूँ कंट्रोलर। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट जिस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम हुआ है उस क्वेश्चन ने क्लियर कट आंसर दे दिया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इज द करेक्ट आंसर। हाई कोर्ट बताएगी कि आपको कब तक कंप्लायंस इसको सेटिस्फाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्लीकेंट इंटेंड्स टू चैलेंज एडवर्स डिसीजन। एप्लीकेंट एडवर्स डिसीजन को चैलेंज करना चाहते हैं 21(3) से। द टाइम अवेलेबल फॉर फाइलिंग द अपील हैज नॉट येट एक्सपायर्ड। जो भी टाइम है अपील करने के लिए जो होता है 3 महीने, वो लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 117 में। बट नो अपील हैज येट बिन प्लेस। अभी भी अपील नहीं आई है, कंट्रोलर ने अपना डिसीजन दे दिया है, बट एप्लीकेंट चाहता है कि मैं अपील करूं। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? द कंट्रोलर में ग्रांट अ फर्दर पीरियड, कंट्रोलर थोड़ा सा और टाइम देगा। सेक्शन 21(3) रिक्वायर्स पेंडिंग अपील। सेक्शन 21(3) को चाहिए पेंडिंग अपील के अपील पेंडिंग हो तभी टाइम मिल सकता है, अदरवाइज नॉट। ओनली हाई कोर्ट कैन एक्ट, हाई कोर्ट ही यहां पर एक्ट कर पाएगा। या डी, द एप्लीकेशन मस्ट इमीडिएटली बी अबेंडन। एप्लीकेशन को अबेंडन कर दो। क्या सही आंसर होगा? चैट बॉक्स में लिख दीजिए। कौन ग्रांट करेगा? डिसीजन भी खुद देगा और उसका एक्सटेंशन भी खुद देगा। डिसीजन भी खुद देगा और उसका एक्सटेंशन भी खुद देगा। कौन? कंट्रोलर। कंट्रोलर। ए इज दी करेक्ट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन जो हमने अभी अटेम्प्ट किया था, फिर भी एक बार कर लेते हैं। द कंट्रोलर ग्रांट्स एडिशनल टाइम अंडर सेक्शन 21(3) के। कंट्रोलर ने टाइम भी दे दिया कि भाई मेरे डिसीजन के सामने आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, वो टाइम मैं आपको ग्रांट करता हूं। ड्यूरिंग दैट एडिशनल पीरियड द एप्लीकेंट फाइल्स एन अपील एंड हाई कोर्ट ग्रांट्स अ लॉन्गर एक्सटेंशन। उसी टाइम पीरियड पे एप्लीकेंट हाई कोर्ट में गया, कंट्रोलर के डिसीजन के सामने उन्होंने पिटीशन फाइल की एंड हाई कोर्ट ने थोड़ा और टाइम दे दिया। हाई कोर्ट ने और लॉन्गर एक्सटेंशन दे दिया जो कंट्रोलर ने दिया था उससे भी बाहर का। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट?
द हाई कोर्ट एक्सटेंशन में गवर्न कंप्लायंसेस, कि भाई हाई कोर्ट जो बोल रहा है उस दिन पे आप कंप्लायंसेस को सेटिस्फाइड कीजिए। द कोर्ट ऑर्डर इज इररिलेवेंट, कोर्ट के ऑर्डर का कोई मीनिंग नहीं है, हम पेटेंट की बात कर रहे हैं तो कंट्रोलर का ऑर्डर चलेगा। द कंट्रोलर्स पीरियड कैन नॉट बी अफेक्टेड, कि भाई कंट्रोलर पीरियड अफेक्ट नहीं हो सकता है, कंट्रोलर ने जो बोल दिया वो बोल दिया। डी, अपील हैज नो इफेक्ट, कि भाई अपील का कोई इफेक्ट नहीं होता है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच आंसर इज करेक्ट? कि हाई कोर्ट के ऑर्डर कंट्रोलर के ऑर्डर को भी ओवर रूल कर देंगे, यानी हाई कोर्ट एक्सटेंशन में गवर्न दी कंप्लायंस। अब हाई कोर्ट का ऑर्डर चलेगा, वो जितने दिन तक कह रहे हैं, वो जितना दिन दे पा रहे हैं उतने दिन में हमें कंप्लायंसेस कंप्लीट करना। ए इज दी करेक्ट आंसर। क्या आफ्टर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस क्या बेनिफिट मिला ये सेक्शन को समझने में? क्या आसान हुआ एक्सप्लेनेशन या नहीं? सर एक बार 9th क्वेश्चन आप वापस से बता दो। ये रहा मैडम 9th क्वेश्चन, आपके लिए ऐसे कर देता हूँ, ये बेटर रहेगा। ये रहा मैडम 9th क्वेश्चन। एनी डाउट मैम? नो सर, नो सर, मैं लिख रही थी सर। ओ, लिख लिया मैडम? हाँ हाँ, थैंक यू जी। एक छोटा सा टाइम लूंगा मैं आपका, और मैंने एक पोस्ट भी बनाई थी लिंक्डइन पे, मैं आप सभी को दिखाना भी चाहता हूँ। तो लिंक्डइन की पोस्ट को, जो पोस्ट आपके लिए थी, आप सभी लोगों के लिए, ये रही वो पोस्ट। ये पोस्ट में क्यों ऐसा होगा? यही एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, जयवीर, वेयर शुड आई स्टडी एंड हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर दी पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन? जयवीर, मैं कैसे स्टडी करूं और कैसे पढ़ाई करूं फॉर दी पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन? अ मैम रिसेंटली आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, एक मैम थे जिन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा। माय फर्स्ट रिस्पॉन्स वाज नॉट अबाउट बुक्स, कोर्सेज और कोचिंग। मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्स कभी भी बुक्स, कोर्सेज या कोचिंग के लिए नहीं है। आई सिंपली आस्क्ड, मैम व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं? शी रिप्लाइड, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल। उन्होंने कहा कि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ। आई स्माइल्ड एंड सेड, then you are already preparing a much tougher exam every single day। और ये सिर्फ उन मैडम की बात नहीं है, ये आप सभी लोगों की भी स्टोरी है। थिंक अबाउट इट, नॉट ओनली वुमन, ऑल्सो मेल जो यहाँ पर है। A father manages office pressure and family responsibility। भानु प्रकाश सर है, आशीष सर है, दूसरे जितने भी लोग हैं, राहुल सर हैं, डॉक्टर राहुल दिवेत है, पारितोष अग्निहोत्री सर, विवेक सर, वो एक फादर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ही रहे हैं, साथ में पूरा फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभाल रहे हैं। जो वर्किंग वुमेन्स है, वो अ मदर मैनेजेस होम, कैरियर, चिल्ड्रन एंड एवरीवन्स इमोशन। एक जो मदर है, सिर्फ वर्किंग वुमन ना होते हुए भी वो घर को संभाल रहे हैं, कैरियर संभाल रहे हैं, चिल्ड्रंस को संभाल रहे हैं, सभी के इमोशंस को संभाल रहे हैं। अ सन, जैसे कि कोई यंग लड़का है तो वरीज अबाउट बिल्डिंग अ फ्यूचर, उसके पास टेंशन है अपनी कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा। अ डॉटर फाइट्स एक्सपेक्टेशन व्हाइल चेजिंग ड्रीम्स। डॉटर अपने तरफ से अपनी ड्रीम्स को चेज कर रही है कि अगर मैं कुछ इंडिपेंडेंट बन गई तो कल सुबह मेरी शादी जहां पर भी होगी, मैं काम कर पाऊंगी, मैं अपनी तरफ से इंडिपेंडेंटनेस फील कर पाऊंगी।
A working professional balances deadlines, targets, meeting, and personal life. And after all this, we look at the patent agent examination and think, ये बहुत difficult है. Last time भी नहीं हुआ था, नहीं हो पा रहा. Really? Compared to a life, compared to a daily responsibility, compared to paying bills, managing families, and handling life surprises, patent agent examination is just one more challenge. ये एक और challenge है, and like every other challenge, it can also be conquered. और इसे भी जीता जा सकता है. कैसे? वन सेक्शन एट अ टाइम, जो हम करते हैं. ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ यहाँ पर लिखा है. वन रूल एट अ टाइम. एक रूल कीजिए, एक सेक्शन कीजिए. वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एट अ टाइम, या फिर एमसीक्यूज बना के उसे सॉल्व कीजिए. नो नीड टू पैनिक. पैनिक करने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, वो कितने आगे बढ़ चुके हैं, मैं पीछे हूं. ऐसा भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. उसे समझ में आता है, मुझे समझ में नहीं आता, ये भी करने की जरूरत नहीं है. जितना एक सेक्शन हो रहा है, उस एक सेक्शन में आपको जितना परफेक्ट समझ में आ रहा है, उसकी नोट्स बनाते रहिए. जस्ट कीप मूविंग, बस चलते रहिए. स्लो प्रोग्रेस इज स्टील प्रोग्रेस. जो स्लो प्रोग्रेस होती है ना, वो लंबी रहती है. आपके दिमाग में भी ये सारी चीजें ज्यादा समय तक याद रहेगी. नाउ कमिंग टू द प्रिपरेशन. Yes, I provide mentorship for a patent agent examination aspirant, but I always tell students to learn from multiple sources and mentor. Excellent sources include, मेरा नाम भी है, पुष्पेंद्र दुबे करके जो लास्ट टाइम सर थे, वो भी बहुत अच्छी पोस्ट बना रहे हैं. एनपीटीएल पेटेंट लॉ फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट, प्रोफेसर फिरोज अली सर, एक्सेलेंट मेंटर. अभय पोरवाल सर, वन ऑफ माय बेस्ट. अभय पोरवाल सर का अभी तक रिप्लाई नहीं आया है. मुझे लगता है कि संडे को उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा. डॉक्टर विरुगसी सर, लास्ट टाइम विरुगसी सर वाइवा के लिए हमारे साथ भी थे इसी प्लेटफॉर्म पे, तो सर बहुत सपोर्टिव है, उनका भी नॉलेज बहुत अच्छा है. शीतल चोपड़ा मैम, अब पता नहीं इस टाइम शीतल चोपड़ा मैम पढ़ा रहे हैं कि नहीं, बट मैं जब पढ़ रहा था तब शीतल चोपड़ा मैडम भी पढ़ा रहे थे, और उनकी बुक्स भी पब्लिश होती है. लाजवाब बुक लिखते हैं. रजत सर, जो यहाँ के ही कैंडिडेट थे लास्ट ईयर तक, और पढ़ाते भी थे. पिछले 2 सालों से रजत सर मेरे साथ में पढ़ा रहे थे. इनकी जर्नी में आपको कहता हूँ, इन्होंने क्या किया था पता है? पहली बार ये फेल हुए थे. फर्स्ट टाइम इनकी फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुई थी, और सेकंड टाइम में एक यंग लड़का है भाई, उनको भी अब मुझे भी लाना है उनको कि भाई आप आ जाओ, पढ़ लो, पढ़ने से आपका काम हो जाएगा. मैंने कोई एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं की थी, मगर मैं चाहता था कि उनका सेकंड टाइम क्लियर हो जाए. और बहुत ही होनहार पर्सन है. आप इनकी चैनल भी देखेंगे, एनर्जी माइंड्स आईपी करके चैनल है, बहुत ब्रिलियंट है. तो रजत सर सेकंड टाइम आ नहीं रहे थे, तो फिर मैंने क्या किया, दिमाग लगाया कि एक सर थे जिनको ड्राफ्टिंग नहीं आती थी, नाम नहीं लूंगा मैं, मगर उस सर को मैंने रजत सर से मिलवाया कि रजत सर आप इनको पढ़ाओ. तो रजत सर के पास एक इनकम का सोर्स बढ़ा, और रजत सर पढ़ाने लगे उस सर को, पर्टिकुलर सर को. और उनके अंदर एक पढ़ाने की स्किल तो थी ही पहले से ही, बहुत अच्छा पढ़ाते थे. तो अब रजत सर को वो एक विजन मिला कि हाँ, यहाँ से तो काम हो रहा है, यहाँ से तो कुछ कमाई हो सकती है. तो उस वजह से रजत सर अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए वापस एग्जामिनेशन के ट्रैक पे आए, और आज मैं कहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट मेंटर पेटेंट एजेंट की फील्ड में है, जो पेटेंट एक्ट एंड डिजाइन एक्ट पढ़ाते हैं. फिर है राघव दीक्षित सर, ये भी यंग है, ये दोनों के दोनों यंग है, और दोनों के दोनों एक्सेलेंट है. राघव सर की भी जो एक्सप्लेनेशन पावर है, लाजवाब. लो सीखो करके एक प्लेटफॉर्म है, आप हर बार है ना, एक एक लिंक में आप एक पर्सन को देख रहे होंगे, क्या नाम है उनका, अर्पिता बनर्जी मैडम, अर्पिता बनर्जी क्या, वैसा ही कुछ नाम है, अंकिता बनर्जी. हर एक पोस्ट में, हमारे हर एक पोस्ट में शायद मैडम का आंसर रहता ही है. अर्पिता बनर्जी मैडम, अर्पिता बनर्जी करके है. तो अर्पिता बनर्जी वो है ना, लो सिखों से पढ़ते हैं, और अर्पिता बनर्जी मैडम का आंसर देखिएगा, उनका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, वो टच टू टच चलता है हमारी एक्सप्लेनेशन के साथ. वो आंसर भी देते हैं और जस्टिफाई भी करते हैं कि क्यों ये आंसर दिया है. तो बहुत ही अच्छा उनका भी नॉलेज है, और वो लो सिको फॉर्म से है, तो लो सिको फॉर्म भी बहुत ही अच्छा पढ़ाता है.
पेटेंट एजेंट एग्जाम मेंटर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वहां से भी कैंडिडेट्स अच्छे बाहर निकले। एंड मेनी मोर, बहुत सारे हैं, अब तो कितने ही लोग हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे पता था कि अभय पोरवाल सर एंड शीतल मैडम है, बस इतना पता था। और कुछ एक चेस्टा मैडम थे, अब वो भी कहाँ है वो पता नहीं है, बट ये दो सर, ये शीतल चोपड़ा मैडम एंड अभय पोरवाल सर, ये दोनों तो कंफर्म थे, तो मैंने भी उनको फॉलो किया था। फर्स्ट फोकस ऑन क्लियरिंग दी पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन, पहले फोकस करो पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, फिर अगर कहीं पर जो कोर्स करना है पीजीडी आईपीआर का, वो कोर्स बाद में जाके करो। और ये सारी चीज हम कर ही रहे हैं। So if you are preparing for patent agent examination 2027, remember you are not preparing to pass an exam. You are preparing to become a patent professional who may one day protect someone's dream, innovation, startup, or life's work. And trust me, the day your name appears in the list of qualified patent agents, all those early mornings, late nights, self doubt will be worth it. एक दिन में आपको वर्थ मिल जाएगा। ये सारे हम पर डे पे जितना एफर्ट लगा रहे हैं वो सभी का, अर्ली मॉर्निंग जो जग रहे हैं उस सभी का, तो उस दिन के लिए मेहनत कर रहे हैं हम, उस दिन के लिए जी रहे हैं हम। तो ये चीज को ध्यान में रखिए कि आप अपनी लाइफ में पहले तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी चीज ध्यान में रखिए कि अभी भी आप जो कर रहे हैं, अभी भी आप जो कर रहे हैं, ये सारी एफर्ट्स आपको एक दिन जरूर 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 काम आएगी। ये मेरा वादा है आपसे कि अगर हम इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे तो डेफिनेटली हम एक माइलस्टोन बना के जाएंगे यहाँ से। और ये एक्सपीरियंस भी मेरा कह रहा है कि अगर किसी भी चीज में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर दो, उस चीज में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दो, वो चीज आपको वर्थ दे के जाएगी। फिर वो डेस्टिनी बन जाएगी आपकी, वो ऑलमाइटी करेगा, वो चीज आपको देनी पड़ेगी उसको, क्योंकि आपने जी जान लगा के मेहनत की है। आपने अपने बच्चे को संभालते हुए मेहनत की है। अलका मैडम है कि नहीं, अलका मैडम अपनी बच्ची को सुला रहे हैं, साथ में यहाँ पर टाइम मैनेज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हर एक की स्टोरी मेरे पास है। अगर आप मुझसे सुनेंगे ना तो मैंने आपके हर एक के कैरेक्टर को एक दिमाग में रखा है कि ये पर्सन कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, हाउ मच पॉजिटिव ही इज। एक छोटी सी बच्ची भी है हमारे पास, मैं बच्ची तो नहीं कहूंगा, वैसे तो मास्टर डिग्री कर रहे हैं, बट डेफिनेटली मुझसे तो बहुत कम उम्र के हैं, भूमिका मैडम। क्या एफर्ट लगा रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं चीजों को समझने के लिए। ये सारे एफर्ट्स वर्थफुल रहेंगे, कभी भी वर्थलेस हो ही नहीं सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज को प्योरिटी से कर रहे हो तो वो वर्थलेस कभी भी होगी नहीं। आप चाहे कितना भी दम लगा लो, वो आपको वर्थ दे के ही जाएगी। बस कॉन्फिडेंट रहिएगा। और जो लोग सेकंड टाइम या थर्ड टाइम एग्जामिनेशन दे रहे हैं, वो भी ऐसा मत माने कि वो लोग पहले दो अटेम्प्ट को क्लियर नहीं कर पाए थे, बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस आप ये नहीं कर पाए थे, आपकी गलती नहीं थी वहां पर। अगर कोई पर्सन सिर्फ अकेला ये पढ़ाई कर रहा है ना, भूमिका मैडम भी ये नहीं कर पा रहे हैं, तो भूमिका मैडम की गलती नहीं है। भूमिका मैडम भी डेली बेसिस पे मास्टर डिग्री के उनके प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, लेक्चर्स अटेंड करते हैं, वहां के असाइनमेंट्स कंप्लीट करते हैं और फिर जाके यहाँ पर टाइम अलॉट कर रहे हैं। बहुत डिफिकल्ट होता है दो चीजों को मैनेज करना। तो आप सभी लोग और मैं भी अपने आप को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। विथ माई फैमिली सपोर्ट एंड विथ एवरीवन सपोर्ट, मैं भी यहाँ पर मैनेज कर रहा हूँ डेली बेसिस पे। तो ये हो पा रहा है, और कहीं ना कहीं ये हो पा रहा है तो हमारा जो नेक्स्ट है वो डेफिनेटली बहुत बढ़िया आगे बढ़ेगा। और हाँ, एक बात तो मैं आपको तय कह सकता हूँ, जब मैंने 2018 में पेटेंट एजेंट में बना, आई डोंट नो व्हाट इज द वर्थ ऑफ इट, बट अगर आप पेटेंट एजेंट बनने के बाद अगर आप ये थॉट प्रोसेस रखते हैं ना, एटलीस्ट की मैं बात कर रहा हूं, योर वर्थ वुड बी, अगर आप फ्रीलांसिंग भी वर्क करते हैं, तो इनिशियल लेवल पे आपका वर्थ होगा 1000 पर डे, यानी 30,000 पर मंथ। और आप थोड़े से एडवांस पे आ गए, जैसे रीता मैडम है, जैसे बाकी लोग हैं, तो आपकी रेंज हो जाएगी पर डे पे। हाँ, पर डे पे मैं बात कर रहा हूँ, मेरी अभी उतनी रेंज नहीं है, बट मैं मानता हूं कि ये रेंज हो सकती है पर डे। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि पर डे आप 5 to 7,000 रुपीज कमा सके। पर डे की मैं बात कर रहा हूँ, पर
मंथ की नहीं, पर मंथ आप जितने दिन काम करोगे आप समझ लीजिए क्या आपका फ्यूचर होने वाला है। और आप ये चीजें फील कर पाएंगे वंस यू बिकम पैटर्न एजेंट और इफ यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग वर्क। अगर जॉब कर रहे हैं तो आपकी रेंज बन जाएगी कुछ 2000 टू 5000 के बीच में, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो 2 से लेके 5 तक जा सकते हैं आप। बट अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अपने पे भरोसा है और क्लाइंट्स को लेके आ रहे हैं, उनकी डिमांड सेटिस्फाइड कर रहे हैं, उनके लिए पेटेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो आपकी वर्थ 5 to 10,000 रुपीज पर डे की हो सकती है। आज मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स देखे हैं जिनकी ये वर्थ है, जिनकी ये वर्थ है। तो बहुत बड़े फ्यूचर में हो आप, इसको कभी भी कम मत आंकिएगा। ये बहुत ही बड़ा पूल है जिसमें अभी तो हम छोटी सी बूंद है, आगे जाके हम समंदर बनेंगे। ओके, तो एक छोटी सी मुझे स्टोरी लगी कि मुझे आपको कहनी चाहिए। कैसी लगी आप सभी लोगों को ये स्टोरी? इंस्पायर हुए, डिस्पायर हुए, बताइएगा। मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो भी बताइएगा, नहीं और सर, कोई स्कोप बहुत ऑफ ही इम्प्रूवमेंट है तो मोटिवेटेड भी फील कहिएगा। करते हैं, बहुत ही मोटिवेटेड फील करते हैं आपसे बात करके। जो सेशन के एंड में आप छोटा सा रखते हैं, वीक में एक दफा तो होता है जो आप इस तरह की बातें करते हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी इंस्पायरिंग, मोटिवेट करता है। और मैं अपनी तरफ से आपको थैंक यू बोलूं कि मैंने कितनी दफा भी शायद एक्ट पढ़ा, आई डोंट नो, बट हर दफा मैं जीएसटी पढ़ती थी और सेक्शन 18, 19, 20 एंड 21 जिस तरह से आपने इतना एलाबोरेटली पढ़ाया है, जो डेप्थ में पढ़ाया है, वो शायद मैं नहीं पढ़ती थी। तो यहीं पे मैं लैग करती थी। तो मैं आपके साथ अगर शायद बैठूंगी तो हो सकता है इस साल में निकाल लूं। निकाल नहीं लेंगे मैडम आप, अगर आप इसी तरीके से, आप है भी वो से भी डिसेंट है, आप एकदम है ना, प्रिपरेशन परफेक्ट करते हैं। मैं अभी से कह रहा हूँ आपका नंबर AIR में है, आप सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं। अगर मैं कर पाई सर कंप्लीटली सर दिसंबर तक आपके साथ रही तो मैं जरूर, मैं आपको हाँ प्रॉमिस करती हूँ हाँ, कि इस वो तो है बार। ही मैडम। देखिए, आज क्या सोचना है वो हमारे हाथ में है, कल क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। हाँ, तो आज अच्छा सोचो ताकि कल अच्छा हो। जो आप सोचोगे वैसी चीज ऑलमाइटी आपको देगा। सो सैटरडे, हर सैटरडे पे हमारा एक काम होता है, आप अपने परिवार के साथ बैठिए, थोड़ा सा मूवी देखिए, थोड़े से बच्चों के साथ बातचीत कीजिए, गेम्स खेलिए, कुछ तो ऐसा कीजिए कि जिससे आपको, आप दूसरों को हैप्पीनेस दे पाए। जो हमारा ह्यूमन बनने का पर्पस है, वो पर्पस है दूसरों को मदद करना, ना कि खुद को। तो जब हम दूसरों को मदद करते हैं तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे कि माइंड है, बेमिसाल काम करता है। करके देखिए, आप कर ही रहे हैं, बट दिल से कीजिए। और अगर किसी ने आपको ये कहा है ना जिंदगी में कि आप तो बहुत भोले हो, तो याद रखिएगा कि आप उतने ही अ, भगवान के करीब हो। जो भोला इंसान होता है, जिसको काफी लोग चीट्स कर जाते हैं, वो इंसान सबसे ज्यादा करीब होता है भगवान के। क्योंकि अब उसको चीट करना नहीं होता है, मीन्स कोई अपने आप को चीट करवाना थोड़ी ना चाहेगा। बट हाँ, अगर कोई हमारा यूज करके हैप्पी हो रहा है तो उससे ज्यादा अच्छी बात और कुछ नहीं है। तो ऐसी थॉट प्रोसेस रखो कि आप कभी भी पीछे ना हटो, आप हर बार किसी के बारे में अच्छा सोचो, किसी के लिए कुछ अच्छा करने की भावना रखो, और वही चीज सेटिस्फेक्शन देगी आपको, डोपामाइन लेवल आपके बढ़ाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ाएगी, और आप फिर रिलैक्स होके, हाँ, और वेट भी गेन होगा, उससे उसका ध्यान रखिएगा। बट हाँ, एनीवेज वो चीज नेग्लेक्ट कर दीजिए, वेट गेन होता रहे, बट आप एग्जामिनेशन तो डेफिनेटली क्लियर कर लेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे। जयवीर साह साइनिंग ऑफ। थैंक यू सर, गुड Thank नाइट। you, sir.